अकीरा बिल्कुल ही मेरे जैसा एक लड़का था जिसके पास जॉब तो थी, पर जॉब पर जाने पर उसको मौत आती थी। वो अपनी जिंदगी से भी हार मान चुका था क्योंकि वो कभी किसी लड़की को पटा नहीं पाया। वो चाहता था कि अब तो दुनिया खत्म ही हो जाए, लेकिन तभी अचानक एक दिन ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हो जाता है और उसी पल अकीरा फैसला करता है कि अब वो डरपोक बनकर नहीं जिएगा। अब वो दुनिया के अंत में भी लड़कीबाजी करेगा और जिंदा लड़की ना सही तो वो एक ज़ॉम्बी लड़की को ही सेट करेगा। सब कुछ शुरू होता है अपोकलिप्स से पहले। नई नौकरी के पहले ही दिन अकीरा बहुत खुश होकर ऑफिस पहुंचता है। बॉस उसे उसकी डेस्क दिखाता है और तभी गलती से वो ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की से टकरा जाता है। अकीरा वहीं फ्रीज हो जाता है। जैसे ही उसकी नजर साउरी के प्यारे चेहरे पर पड़ती है, साउरी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है और प्यार से कहती है, अगर किसी भी चीज में मदद चाहिए हो तो बेझिझक मुझे बोल देना। उस एक पल में अकीरा का दिल पूरी तरह गार्डन हो जाता है। उस शाम अकीरा अपने कोवर्कर्स के साथ रेस्टोरेंट जाता है। सब लोग पी रहे होते हैं और वहीं उसे साउरी फिर से दिखती है। अकीरा को हिम्मत मिलती है और वो सोचता है ये लड़की बिल्कुल मेरी टाइप की है, आज इसको तो इम्प्रेस करना है। लेकिन रात के आखिर में घर जाने की जगह सब लोग अचानक खड़े हो जाते हैं और कहते हैं चलो काम पर चलते हैं। अकीरा हैरान रह जाता है। वो वापस ऑफिस जाता है और देखता है कि उसके सारे कोवर्कर्स पूरी रात काम कर रहे हैं। कई दिन तक अकीरा ऑफिस में ही फंसा रहता है, काम खत्म करता है और वहीं सो जाता है। तभी उसे समझ आता है कि ये कंपनी लोगों को निचोड़ने वाली है। पहले साल में ही अकीरा देखता है कि लोग ऑफिस में सोते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती और सैलरी हमेशा लेट आती है। दूसरे साल तक अकीरा हर दिन सोचता है काश कोई मिसाइल आकर इस जगह को उड़ा दे। लेकिन तभी साउरी उसे लंच देने आती है। अकीरा की पूरी सैनिटी बस उसी लड़की की वजह से बची हुई थी। लेकिन अकीरा ये भी देखता है कि हर दिन बॉस साउरी को अपने कैबिन में बुलाता है ताकि उसका फायदा उठा सके। यहाँ नहीं, कोई बात नहीं, दीवारें हैं। तीसरे साल तक थकान अकीरा को तोड़ देती है और वो गहरे डिप्रेशन में चला जाता है। हर रात सोने से पहले वो बस यही दुआ करता है कि अगली सुबह उसकी आंख ना खुले। लेकिन अगली सुबह नौकरी पर जाने की तैयारी करते हुए वो बाहर निकलता है और एक वार्निंग नोटिस देखता है जो उसके सब्सक्रिप्शन के बारे में होता है। वो बिल्डिंग मैनेजर के पास जाता है। कई बार दरवाजा खटखटाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दरवाजा खुला होता है। अकीरा अंदर जाता है और वहाँ एक आदमी किसी इंसान को बुरी तरह खा रहा होता है। वो आदमी अकीरा पर झपटता है। अकीरा जान बचाकर बाहर भागता है, लेकिन बाहर और भी लोग भूख से पागल होकर उसका पीछा करने लगते हैं। तभी अकीरा को पहली बार एहसास होता है कि ये सब ज़ॉम्बीज हैं और उसी पल उसे समझ आता है अब उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। उसकी दुनिया अचानक रंगों से भर जाती है। खुशी से भरकर अकीरा अपार्टमेंट से कूदता है और मुस्कुराते हुए ज़ॉम्बीज से बचकर भागने लगता है। उसे याद आता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। ज़ॉम्बी आउटब्रेक उसकी जिंदगी का पहला रियल डे ऑफ बन जाता है। खुशी से उछलते हुए अकीरा सोचने लगता है कि अब छुट्टियों में क्या क्या करेगा और तभी उसे साउरी याद आती है। वो सोचता है पता नहीं वो ठीक है या नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी और की सीक्रेट बेबी ही क्यों ना हो, वो बस उसे एक बार देखना चाहता है। अकीरा उसके अपार्टमेंट की तरफ जाता है। पूरे बिल्डिंग में ज़ॉम्बीज भरे होते हैं लेकिन वो डटा रहता है। दरवाजे के सामने पहुंचकर उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वो सोचता है क्या बोलूंगा। वो बेल बजाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो दरवाजा खोलता है और अंदर उसे किसी आदमी के जूते दिखते हैं। अचानक उसका बॉस सामने आता है अंडरवेयर में और वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है। अकीरा चिल्लाकर कहता है मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, ये जगह मेरी जिंदगी खा गई। पूरी हिम्मत जुटाकर अकीरा बॉस को खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो जीत जाता है लेकिन तभी साउरी सामने आ जाती है। अकीरा टूट जाता है। वो समझ जाता है कि साउरी भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। बॉस का काम तमाम करने के बाद वो आंखों में आंसू लिए साउरी से अपने दिल की बात कहता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। आखिरकार वो भाग जाता है उस लड़की से दूर जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। उस शाम अकीरा एक कन्वीनियंस स्टोर में रुकता है। वो एक ड्रिंक खरीदता है और पहला घूंट लेते ही मुस्कुरा उठता है क्योंकि वो स्वाद उसे जिंदगी जैसा लगता है। अकीरा को एहसास होता है कि अब उसे कभी भी काम पर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि वो किसी भी पल मर सकता है या खुद ज़ॉम्बी बन सकता है। स्टोर के अंदर अकीरा एक लिस्ट बनाना शुरू करता है, ऐसी 100 चीजें जो वो मरने से पहले या ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। कुछ दिन बाद अकीरा एक डरावना सपना देखता है। उसका बॉस उस पर चिल्ला रहा होता है, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक यहीं लगे रहो। अकीरा इतना काम करता है कि उसके हाथों से खून निकलने लगता है और उसके बॉस का सिर भी खून से लथपथ हो जाता है। अचानक अकीरा की नींद खुल जाती है। उसे याद आता है कि ये सब बस एक सपना था। उसे याद आता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वजह से अब उसे काम पर नहीं जाना है। ये ख्याल आते ही उसके अंदर एक अजीब सी खुशी भर जाती है। वो इतना खुश हो जाता है कि फैसला करता है कि आज वो अपना गंदा कमरा साफ करेगा। वो कमरा जिसे उसने सालों से हाथ तक नहीं लगाया था। साफ सफाई करते हुए अकीरा को एहसास होता है कि उसे इतनी एक्साइटमेंट बहुत लंबे समय बाद महसूस हो रही है। कमरा साफ देखकर उसका मन हल्का हो जाता है। फिर वो एक बियर का कैन उठाता है और वहीं खोलकर पीने लगता है। वो खुश इस बात से है कि आज वो काम स्किप करके इतनी अच्छी चीज का मजा ले पा रहा है। बियर पीते हुए अकीरा टीवी पर न्यूज देखता है। उसे पता चलता है कि पूरा टोक्यो ज़ॉम्बी आउटब्रेक की चपेट में है। वो फ्यूचर के बारे में सोचता है लेकिन फिर तय करता है कि चिंता बाद में करेगा, अभी बस आराम करेगा और बियर पिएगा। जब वो फ्रिज खोलकर देखता है तो चौंक जाता है। बियर खत्म हो चुकी थी। मजबूरी में अकीरा बियर लेने के लिए बाहर जाने का सोचता है। अपार्टमेंट से बाहर झांककर वो देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका था। उसी वक्त पास वाली बिल्डिंग में एक कपल डर के मारे रो रहे थे। लड़का लड़की को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन लड़की की घबराहट उसे भी घबरा देती है। वो सोचने के लिए बैल्कनी में आता है और तभी उसकी नजर पड़ती है अकीरा पर, जो बगल की बैल्कनी से नीचे उतर रहा होता है। लड़का हैरान रह जाता है। अकीरा खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसे उनकी बैल्कनी से उतरना पड़ेगा क्योंकि उसकी सीढ़ियां ज़ॉम्बीज से भरी हुई हैं। लड़का उसे अंदर आने के लिए कहता है लेकिन अकीरा शांति से मना कर देता है। वो कहता है मुझे कन्वीनियंस स्टोर जाना है। कपल हैरान रह जाता है। फिर वो
वो अकीरा से कहते हैं कि जब वो बियर लेने ही जा रहा है तो उनके लिए भी थोड़ा सामान ले आए। अकीरा बाइक लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है कि आज कल से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज हो गए हैं। उसे पता है कि अगर वो घिर गया तो मर भी सकता है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे बस बियर चाहिए। स्टोर पहुंचकर अकीरा इतना खुश होता है कि गाना तक गाने लगता है, लेकिन अंदर जाकर वो चौंक जाता है। वहाँ एक लड़की होती है। अकीरा तुरंत नोटिस करता है कि वो कितनी खूबसूरत है। उसे याद आता है कि वो अभी अभी अजीब तरीके से गाना गा रहा था। शर्म से उसका चेहरा उतर जाता है। वो छोटी मोटी बात करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती। जाने से पहले अकीरा कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने को कहता है। लड़की साफ मना कर देती है। वो कहती है तुम रिस्क को समझते ही नहीं हो। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में सिर्फ बियर लेने आना पूरी बेवकूफी है। अकीरा कुछ बोल ही पाता कि तभी ज़ॉम्बी स्टोर में घुस आते हैं। अकीरा लड़की को बचाने दौड़ता है, लेकिन लड़की उसे एक झटके में जमीन पर गिरा देती है। उसी पल एक ट्रक स्टोर में घुस आता है। ट्रक ज़ॉम्बीज को कुचल देता है और दोनों की जान बच जाती है। लड़की बिना ज्यादा कुछ बोले बाइक लेकर निकल जाती है। अकीरा यकीन नहीं कर पाता कि उसने इतनी बैडएस और खूबसूरत लड़की देखी है। जैसे ही वो बाहर आता है, ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। ट्रक उसकी बाइसिकल तोड़ चुका होता है। उसे समझ नहीं आता अब घर कैसे जाएगा। तभी उसकी नजर सड़क पर खड़ी एक स्कूटर पर पड़ती है। खुशी से वो सोचता है कि ये अपग्रेड है जिससे वो ज़ॉम्बीज से तेज भाग सकेगा, लेकिन फिर उसे और बेहतर अपग्रेड दिखता है, एक हार्ले जिसकी चाबी अभी भी लगी होती है। अकीरा मुस्कुराता है। वो उस पर चढ़ता है और पूरी रफ्तार से निकल पड़ता है। इस चक्कर में वो कई बार मरते मरते बच जाता है। आखिरकार अकीरा अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। वो फिर से पड़ोसी की बालकनी पर चढ़ता है। दिन भर की बातें सोचते हुए उसे लगता है कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे मजेदार दिन था। लेकिन जब वो पहले वाले कपल को सामान देने जाता है तो देखता है कि वहाँ हमला हो चुका था और दोनों मर चुके थे। आधी रात को अकीरा अपनी लाई हुई बियर पीता है और टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। अकीरा को अब साफ समझ आ जाता है कि जिंदगी बहुत छोटी है और मरने से पहले उसे बहुत कुछ करना है। वो अपनी 100 लिस्ट वाली नोटबुक खोलता है और कुछ ख्वाहिशें लिखना शुरू करता है। कभी पहाड़ पर चढ़ना तो कभी अपने आइडल जॉनी सिंस से मिलना। लिखते लिखते वो बीच में रुक जाता है। उसके दिमाग में उसके माँ बाप का ख्याल आता है। थोड़ा सोचने के बाद वो एक और विश लिखता है, घर वापस जाकर उनके साथ समय बिताना। इसी के साथ उसकी लिस्ट 33 विशेस पर खत्म हो जाती है। उधर जिस दिन अकीरा बियर लेने गया था उसी दिन वो हॉट और बैडएस लड़की अपने अपार्टमेंट में जागती है। वो उठते ही ट्रेडमिल पर वर्कआउट शुरू करती है और प्रोटीन लेती है। दौड़ते हुए वो न्यूज सुनती है जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की पुष्टि करती है। पूरे फोकस में आकर वो लड़की अपनी खुद की 100 लिस्ट बनाती है, लेकिन उसकी लिस्ट ख्वाहिशों की नहीं, सर्वाइवल रूल्स की होती है, बिल्कुल ज़ॉम्बी लैंड जैसी। वो अलग अलग ज़ॉम्बी मूवीज देखती है ताकि हर टाइप के ज़ॉम्बीज को समझ सके। तैयारी पूरी करने के लिए वो अपने अपार्टमेंट के आसपास ज़ॉम्बीज को ऑब्जर्व करती है। वो समझ जाती है कि अगर एक साथ कई टाइप के ज़ॉम्बीज सामने आ गए तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रिसोर्सेज जुटाने के लिए वो बाइक लेकर कन्वीनियंस स्टोर जाती है। वो कैमरा सेट करती है ताकि आसपास के ज़ॉम्बीज पर नजर रख सके। सामान उठाते वक्त उसकी नजर एक स्वीट सकुरा मोची पर पड़ती है। वो लगभग उसे उठा ही लेती है, लेकिन रुक जाती है। उसे अपना रूल याद आता है, ज्यादा शुगर नहीं। तभी उसके सेंसर्स अलर्ट देते हैं, कोई और पास ही में होता है। वो जांच करती है और हैरान रह जाती है। वहाँ एक और सर्वाइवर होता है, अकीरा। जब अकीरा स्टोर में आता है वो शांत रहती है और उसका रिएक्शन देखती है। जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि अकीरा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये देखकर उसे निराशा होती है कि वो सर्वाइवल सामान छोड़कर सिर्फ बियर उठा रहा है। कुछ ही देर में अकीरा की वजह से ज़ॉम्बीज स्टोर के बाहर जमा हो जाते हैं। जैसे ही अकीरा उसकी तरफ बढ़ता है ज़ॉम्बीज अंदर घुस आते हैं। अकीरा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फुर्ती से अकीरा को जमीन पर गिरा देती है। उसी पल जैसा प्लान था, एक ट्रक स्टोर में घुसता है और कई ज़ॉम्बीज को कुचल देता है। वो लड़की स्टोर से निकल जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि अकीरा जैसा लापरवाह इंसान अब तक जिंदा कैसे है, लेकिन वो राहत महसूस करती है। जान भी बच गई और सामान भी। बाद में वो कैमरा फुटेज देखती है ज़ॉम्बीज के बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए। तभी उसे अकीरा की रिकॉर्डिंग मिलती है। वो देखती है अकीरा अपोकलिप्स के बीच बियर पीते हुए मुस्कुरा रहा है। ये नजारा उसे चौंका देता है और उसे अफसोस होता है कि काश उसने भी वो सकुरा मूची उठा ली हो। शायद थोड़ी देर के लिए वो भी जिंदगी को अकीरा की तरह जी लेती। उधर शिंजुकू के नाइट मार्केट में एक होस्ट क्लब के अंदर उनका नंबर 1 होस्ट शो और उसके को-वर्कर्स एक रोती हुई लड़की को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लड़की अपने माँ बाप को खो चुकी होती है। शो उसे ट्रीट्स देता है ताकि उसका मन हल्का हो, लेकिन वो रोना बंद नहीं करती। तभी शो का एक दोस्त आता है और बताता है कि ज़ॉम्बीज चारों तरफ है। शो शांति से लड़की से कहता है कि उसे अभी जाना होगा, लेकिन लड़की बुरी तरह कांपने लगती है। ये देखकर शो वादा करता है, मैं वापस आऊंगा। ये सुनकर लड़की थोड़ा शांत हो जाती है। फिर शो और उसके दोस्त हथियार और मोलोटॉव्स उठाते हैं और ज़ॉम्बीज से लड़ने की तैयारी करते हैं। ज़ॉम्बी होड़ पास आता है। लड़ाई के दौरान उनमें से एक घायल हो जाता है और इन्फेक्टेड भी। उसी वक्त अकीरा अपनी मोटरसाइकिल पर शिंजुकू में एंट्री करता है। वो देखता है कि पूरा शहर ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है, लेकिन वो रुकता नहीं क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड केंचो को ढूंढ रहा होता है। कुछ घंटे पहले अकीरा जागता है और नोटिस करता है कि उसकी दाढ़ी उगने लगी है। जॉब छोड़ने के बाद वो कुछ नया करना चाहता है अपनी बकेट लिस्ट के लिए। वो इंस्पिरेशन ढूंढता है कि दाढ़ी रखे या नहीं। मजाक में वो अपने चेहरे पर फेक बियर्ड बना लेता है। फिर सोचकर वो आइडिया डिलीट कर देता है।
है और क्लीन शेवन ही रख लेता है। तभी उसका फोन पिंग करता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन होता है। अकीरा खुशी से ऐप खोलता है देखने के लिए कि कौन कौन ऑनलाइन है। कई घंटे इंतजार करता है लेकिन बोरियत छा जाती है क्योंकि ज्यादा सर्वाइवर्स बचे ही नहीं हैं। अचानक उसे केंचो याद आता है। अकीरा को पूरा यकीन है कि उसका पुराना बेस्ट फ्रेंड केंचो अब भी जिंदा है। उसे केंचो की ताकत पर भरोसा है, उसके जज्बे पर भरोसा है। उधर एक क्लब के अंदर केंचो हॉलवे में झांकता है। वो देखता है कि पूरा रास्ता ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। प्यास से बेहाल वो अपनी आखिरी पानी की बोतल पी जाता है। उसे कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि जिस लड़की को वो कमरे में लाया था वो अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और ज़ॉम्बी बन चुकी है। किस्मत से केंचो को हैंडकफ्स का शौक है और उसी वजह से वो लड़की बंधी हुई है, हिल भी नहीं पा रही। भूख और थकान से टूटे केंचो को अचानक अकीरा याद आता है। वही अकीरा जो उसके बेकार जोक्स पर भी खुलकर हंसता था। तभी अचानक उसका फोन बजता है। वो उठाता है और आवाज सुनते ही सन्न रह जाता है। अकीरा जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। अकीरा आराम से बात करता है। केंचो से कहता है हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। वो इतनी शांति से बोलता है कि केंचो हैरान रह जाता है। केंचो बताता है कि वो शिंजूकू में फंसा हुआ है, चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं और कोई उसे बचाने नहीं आ सकता। लेकिन अकीरा को फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा कहता है एड्रेस भेज दे और केंचो कुछ बोले उससे पहले ही वो कॉल काट देता है। शिंजूकू की तरफ जाते हुए अकीरा को केंचो के साथ पुराने दिन याद आते हैं। कॉलेज में केंचो काफी पॉपुलर था, लेकिन इससे उनकी दोस्ती कभी कम नहीं हुई। सालों बाद केंचो एक सक्सेसफुल एस्टेट एजेंट बन गया और अकीरा अपनी जान मारने वाली नौकरी में फंसा रहा। एक रीयूनियन डिनर में केंचो अपनी पर्सनल लाइफ की बढ़ चढ़कर बातें करता है। अकीरा को बुरा लगता है। केंचो उसे नौकरी छोड़ने की सलाह देता है, लेकिन अकीरा गुस्से में उसे दिखावा करने का ताना मार देता है। यहीं से उनकी दोस्ती में दरार आ जाती है। आज अकीरा को अफसोस होता है। उसे लगता है कि उसने सालों एक नफरत वाली नौकरी में बर्बाद कर दी और अब केंचो को बचाना उसके लिए पुराने मजेदार दिनों को फिर से जीने का मौका है। उधर शिंजूकू में शो आखिरी सर्वाइवर बचा होता है। वो अपनी किस्मत स्वीकार कर लेता है। वो सोचता है इतना सब करने के बाद अगर यही मरना है तो ये भी एक इज्जत वाली मौत होगी। एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है। तभी अचानक एक कार हॉर्न जोर से बजता है। सारे ज़ॉम्बीज उसी आवाज की तरफ भाग जाते हैं। शो को यकीन नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है। केंचो के होटल के ज़ॉम्बीज भी उसी आवाज की तरफ खींचे चले आते हैं। वो कार को घेर लेते हैं और तभी जोरदार धमाका होता है। कार फट जाती है। ये सब अकीरा ने किया था। आवाज सुनकर केंचो हॉलवे में आता है। वो हैरान रह जाता है। रास्ता पूरी तरह साफ होता है। वहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं होता। वो सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है और तभी अकीरा उसके सामने आ जाता है। केंचो सन्न रह जाता है। अकीरा जोर से माफी मांगता है। वो मानता है कि उसे केंचो से जलन होती थी और उसे अफसोस है कि उसने उसकी सलाह नहीं मानी। केंचो कुछ समझ ही नहीं पाता। उसे यकीन नहीं होता कि अकीरा इतनी दूर सिर्फ माफी मांगने आया है। लेकिन तभी अकीरा की तेज आवाज की वजह से ज़ॉम्बीज फिर से होटल में घुस आते हैं। दोनों को छत की तरफ भागना पड़ता है। समय कम है। केंचो घबरा जाता है। उसे लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन अकीरा के पास एक और प्लान होता है। वो कहता है हमें सामने वाली बिल्डिंग पर कूदना होगा। केंचो को लगता है ये नामुमकिन है, लेकिन अकीरा बिना सोचे कूद जाता है। वो नीचे गिरता है, चोटें लगती है, लेकिन जिंदा रहता है। वो केंचो को आवाज देता है कूद, तू कर सकता है। डरे हुए केंचो सच कबूल करता है। वो कहता है कि उसे अपनी नौकरी से नफरत है। बाहर से चमक दमक है, लेकिन अंदर वो खाली है। उसकी सारी दौलत और सक्सेस बस एक दिखावा है। असल में वो कभी एस्टेट एजेंट बनना ही नहीं चाहता था। उसका सपना था स्टैंड अप कॉमेडियन बनना। अकीरा उसे हौसला देता है। वो कहता है इस बार मेरी बात सुन, जॉब छोड़ दे और अपने सपने की तरफ कूद पड़। केंचो अब समझ जाता है। वो कुछ कदम पीछे जाता है, दौड़ता है और कूद जाता है। ज़ॉम्बीज बस उसे पकड़ने ही वाले होते हैं। हवा उसके कपड़े उड़ा देती है और वो शर्मनाक हालत में रह जाता है। ये देखकर अकीरा जोर जोर से हंसने लगता है। हवा में केंचो को लगता है वो नहीं पहुंच पाएगा। वो किनारे को पकड़ लेता है और अकीरा से मदद की गुहार लगाता है। जैसे ही वो गिरने वाला होता है, अकीरा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है। केंचो बच जाता है, हालांकि घायल होता है। अकीरा घबरा जाता है, कहीं काट तो नहीं लिया। केंचो बताता है कि उसे बस अपने जिंगल बेरीज पर चोट लगी है। उस शाम दोनों छत पर जन्मदिन वाले कपड़ों में बियर पीते हुए आराम करते हैं। वो काम, जिंदगी और भविष्य पर हंसते हैं। केंचो मानता है कि उसे अकीरा पर गर्व है, एक ऐसा इंसान जिसने नौकरी छोड़कर आजादी को चुना और शायद वो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में भी जीत सकता है। लेकिन आखिर में दोनों इस ख्याल पर हंस देते हैं कि उन्हें पता है वो दुनिया नहीं बचा सकते। कुछ दिन बाद दोनों अब भी रूफटॉप पर होते हैं। अकीरा ज़ॉम्बी गेम्स खेल रहा होता है और केंचो उनके लिए लजीज खाना बना रहा होता है। दोनों मानते हैं कि टोक्यो के बीचों बीच स्टे एट होम कैंपिंग करना वाकई एक जबरदस्त आइडिया है। अकीरा जब गेम खत्म करता है तो दोनों खाना खाने बैठते हैं। अकीरा केंचो की कुकिंग देखकर चौंक जाता है और थोड़ा जल भी जाता है, क्योंकि केंचो कहता है लड़कियां पटाने की असली चाबी खाना बनाना है। अकीरा उसी वक्त कसम खाता है कि वो भी एक लड़की पटाकर केंचो को गलत साबित करेगा। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बावजूद केंचो उसे गुड लक कहता है। खाना खत्म होने के बाद अकीरा फिर से गेम्स खेलने लग जाता है। उधर केंचो अकीरा की 100 बकेट लिस्ट पढ़ता है। उसे लगता है कि जब अकीरा ने ये लिस्ट लिखी थी तब उसका दिमाग अब भी काम के हैंगओवर में था, क्योंकि लिस्ट की कई चीजें इस दुनिया की लगती ही नहीं। इसलिए केंचो उसकी लिस्ट में खुद की तरफ से कई विशेष जोड़ देता है। अकीरा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केंचो याद दिलाता है अगर तू मुझे नहीं बचाता तो मैं शिंजुकू की किसी रैंडम लव होटल में मर चुका होता। ये सुनकर अकीरा उसे लिखने देता है। फिर अकीरा खुद एक विश जोड़ता है, एक मेगा टेलीविजन चाहिए, और दोनों
दोनों फैसला करते हैं कि चलो ढूंढने चलते हैं। रास्ते में अकीरा केंचो से पूछता है, तू स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों बनना चाहता है? केंचो बताता है कि भले ही वो अभी उस मंजिल से बहुत दूर है, लेकिन ये उसका बचपन का सपना रहा है। ये सुनकर अकीरा अपने बचपन के सपने के बारे में सोचता है। उसे समझ नहीं आता कि ऑफिस में काम करना उसका सपना कभी था भी या नहीं। तभी अकीरा बाइक रोक देता है। आगे रास्ता बंद होता है, हर तरफ आग ही आग। टीवी स्टोर पास ही होता है, लेकिन तभी एक फ्यूल ट्रक तबाही मचाने लगता है। गाड़ियां हवा में उड़ने लगती हैं। अकीरा और केंचो फंस जाते हैं। केंचो घबराकर चिल्लाता है, कुछ कर अकीरा, ये ट्रक हम तक पहुंचते ही फट जाएगा। अकीरा कुछ सोचता है और तभी उसे वो हॉट बैडएस लड़की याद आती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ट्रक उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अकीरा रैंप पर बाइक चढ़ा देता है और आखिरी पल में ट्रक को डॉज कर जाता है। फिर वो बाइक को अंडरग्राउंड मॉल की तरफ मोड़ देता है ताकि गैस टैंक के ब्लास्ट से बच सके। केंचो को यकीन नहीं होता कि अकीरा ने ये सोचा भी कैसे, लेकिन जैसे ही वो अंडरग्राउंड मॉल में पहुंचते हैं, चारों तरफ ज़ॉम्बीज होते हैं। पास में एक स्टोर दिखता है। दोनों बाइक छोड़ते हैं और अंदर घुसकर गेट बंद कर देते हैं। केंचो घबरा जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी खतरनाक हालत में भी अकीरा अब भी टेलीविजन के बारे में सोच रहा है। तभी अचानक लड़कियों का एक ग्रुप सामने आता है। वो टॉर्च जलाकर अकीरा और केंचो पर रोशनी डालती हैं। सभी तब राहत की सांस लेती हैं जब उन्हें पता चलता है कि दोनों इन्फेक्टेड नहीं है। उनमें से एक लड़की फंस जाने की बात सोचकर घबरा जाती है। केंचो उसे शांत करता है, उसे पॉजिटिव सोचने को कहता है। उसकी बातें सबको हौसला देती हैं। फिर सब अल्कोहल सेक्शन की तरफ जाते हैं। सब ड्रिंक और स्नैक्स लेते हैं ताकि मन हल्का हो जाए। अकीरा और केंचो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें एहसास होता है उनकी वाइन एंड डाइन बकेट लिस्ट पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद लड़कियां अपना नाम बताती हैं। रेका, माकी और युकारी। तीनों फ्लाइट अटेंडेंट्स होती हैं। अकीरा और केंचो अपनी किस्मत पर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट में था फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ वाइन एंड डाइन करना। अकीरा युकारी से बात करने की कोशिश करता है। वो पूछ बैठता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लेकिन युकारी को ऐसी हालत में ऐसा सवाल पसंद नहीं आता। अकीरा शर्मिंदा हो जाता है और मदद के लिए केंचो की तरफ देखता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि केंचो पहले से ही माकी से फ्लर्ट कर रहा होता है और अकीरा के उलट केंचो की रोमांटिक बातें माकी पर गहरा असर कर रही होती है। केंचो के लुक्स और ह्यूमर से जलकर अकीरा को याद आता है दोपहर का खाना और केंचो की वो बात, कुकिंग और लड़कियां। इम्प्रेस करने के इरादे से अकीरा हिम्मत जुटाता है। वो सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है और पूरी टकीला की बोतल एक ही सांस में पी जाता है। रेका को ये मजेदार लगता है। वो भी उसके साथ और अल्कोहल ले आती है और अकीरा की इस लापरवाह हरकत की वजह से पूरा ग्रुप और भी ज्यादा खुलकर मस्ती करने लगता है। थोड़ी देर बाद केंचो और माकी चुपके से बेडरूम सेक्शन की तरफ चले जाते हैं थोड़ा प्राइवेट टाइम बिताने के लिए। उधर अकीरा लड़खड़ाते हुए बाथरूम पहुंचता है और सिंक में उल्टी कर देता है। उसी वक्त युकारी अंदर आती है और उसकी मदद करती है। अकीरा उसकी काइंडनेस देखकर चौंक जाता है। उसके दिल में ख्याल आता है कि शायद युकारी उसके लिए परेशान थी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। लेकिन फिर वो सच बताती है, उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है जिससे वो दोबारा मिलना चाहती है। अकीरा का दिल टूट जाता है। फिर भी वो शुक्रगुजार होता है कि उसे कुछ पलों के लिए ख्वाब देखने का मौका मिला। उधर रेका ज्यादा पी लेती है और अपने दुख और परेशानियां बताने लगती है। ग्रुप में जो एक लड़का था जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था, उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो घिसटता हुआ रेका की तरफ बढ़ता है। रेका इतनी नशे में होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। अचानक वो लड़का उस पर हमला कर देता है। रेका चीख पड़ती है। आवाज सुनकर केंचो मदद के लिए भागना चाहता है, लेकिन नशे में धुत माकी उससे चिपक जाती है और एक और ड्रिंक मांगती है। केंचो जोर देता है और उसे साथ खींचकर ले जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो जो देखता है उसकी रूह कांप जाती है। रेका अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और अगले ही पल वो माकी पर टूट पड़ती है और उसे खा जाती है। केंचो खुद को दोष देता है। उसे लगता है उसकी वजह से एक इंसान मर गया, लेकिन तभी उसे और ज्यादा डर लगता है जब उसे एहसास होता है कि वो काटा हुआ लड़का गायब हो चुका है। इधर अकीरा और युकारी सीढ़ियों के पास बैठकर धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं। युकारी अपने फ्लाइट अटेंडेंट बनने की कहानी बताती है। अकीरा भी अपनी ऑफिस वाली नौकरी के बारे में बताता है। वो कहता है, काम करना कभी मेरा सपना नहीं था, बस उधार का सपना था। युकारी मानती है कि उसे भी अपनी नौकरी कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन जब अकीरा उससे पूछता है कि उसका असली सपना क्या था तो युकारी सोच में पड़ जाती है और फिर मुस्कुरा देती है। अचानक वो काटा हुआ लड़का उन पर हमला कर देता है। वो युकारी को काट लेता है। अकीरा उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है, लेकिन युकारी अकीरा से कहती है, मुझे यहीं छोड़कर भाग जाओ। अकीरा मना कर देता है। वो उसे छोड़ नहीं सकता इतनी जल्दी जुड़ने के बाद। युकारी बताती है कि उसने उसकी पीठ क्यों सहलाई थी। जब वो छोटी थी, एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें उड़ान के दौरान ऐसे ही शांत किया था। उसी पल युकारी ने तय किया था कि वो वही बनेंगी। यही उसका सपना था। अकीरा रो पड़ता है जब युकारी अपने आखिरी शब्द कहती है। वो काटा हुआ आदमी फिर से हमला करता है। इस बार युकारी खुद को आगे कर देती है ताकि अकीरा बच सके। अकीरा रोता हुआ भागता है और केंचो से जा मिलता है। अकीरा को राहत मिलती है कि केंचो जिंदा है। केंचो बताता है कि उसे एक मेगा टेलीविजन मिल गया है। दोनों समझ जाते हैं कि अब यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि अंदर मौजूद लगभग सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वो बाहर भागते हैं। हैरानी की बात ये होती है कि सड़कें पूरी तरह से खाली हैं। दोनों अपना इनाम लेकर घर की तरफ निकल लेते हैं। उस शाम केंचो खाना बनाते हुए बताता है कि फ्लाइट अटेंडेंट्स को खोकर वो अंदर से टूट चुका है। उधर अकीरा सोचता रहता है केंचो और युकारी की बातों के बारे में और बचपन के सपनों के बारे में। नए हौसले के साथ अकीरा अपनी बकेट लिस्ट में एक नई विश लिखता है, अपने बचपन के सपने को याद रखना। जब अकीरा छोटा था, उसने एक बार अपने दोस्त के कुत्ते को कुछ लड़कों से बचाया था। उस वक्त वो खुद को कहता था, अकीरा जस्टिस का सुपर हीरो जिसे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो
वो देखता है अपनी बकेट लिस्ट और उसे अपना बचपन का सपना याद आ जाता है। उसी शाम केंचो अकीरा को बताता है कि पूरा जापान सेफ नहीं है, लेकिन होकाइडो में कुछ गांव खुद को आइसोलेट करने में कामयाब हो गए हैं। इसका मतलब है अकीरा का परिवार शायद अब भी जिंदा है। फिर केंचो एक फैसला करता है। वो कहता है कि वो ब्लॉन्ड बनेगा। वो अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ना चाहता है अकीरा से इंस्पायर्ड होकर, और स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए अच्छा भी दिखना चाहता है। केंचो को ब्लॉन्ड देखकर अकीरा को फिर से बचपन के सपने याद आते हैं। अचानक अकीरा कहता है, मैं सुपर हीरो बनना चाहता हूँ। वो समझाता है वो हमेशा बैटमैन या स्पाइडरमैन जैसा बनना चाहता था, बिना इनाम के कूल कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों की मदद करना। उसका मकसद साफ है, ज़ॉम्बीज़ से इंसानियत को बचाना। केंचो पहले हैरान होता है, फिर पूरे दिल से अकीरा का साथ देता है। भले ही अकीरा उड़ नहीं सकता और जाल नहीं फेंक सकता, लेकिन उसने ज़ॉम्बीज़ को हराने की पूरी रिसर्च कर ली है। दोनों मिलकर एक्वेरियम की तरफ निकल पड़ते हैं। एक्वेरियम के अंदर कदम रखते ही केंचो को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। वो देखता है कि पूरी जगह जर्जर हालत में है और उसे लगता है कि ये किसी भी दिन गिर सकता है। लेकिन अकीरा का ध्यान किसी और ही चीज पर होता है। उसे आखिरकार वो मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी, एक खास स्पैंडेक्स डाइविंग सूट। अकीरा उस सूट को उठाता है और स्प्रे पेंट से उसे पूरा सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बना देता है। उधर शहर में एक बस के अंदर कुछ सर्वाइवर्स फंसे होते हैं। बस का फ्यूल खत्म हो चुका होता है। सब घबराए हुए होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता अब क्या करें। ड्राइवर कहता है रुको, ज़ॉम्बीज़ खुद चले जाएंगे। लेकिन तभी बस में बैठा एक आदमी अचानक इन्फेक्टेड निकल आता है और दूसरों पर हमला कर देता है। हालात बिगड़ जाते हैं। सब लोग बस से बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ होते हैं। एक लड़की किसी तरह भीड़ से निकल जाती है और एक्वेरियम की तरफ दौड़ती है। ज़ॉम्बीज़ का झुंड उसके पीछे लग जाता है। भागते भागते वो लड़खड़ा कर गिर जाती है और जैसे ही एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है, तभी अकीरा सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है। अकीरा खुशी से झूम उठता है। वो केंचो की तरफ देखकर पूछता है कैसा लग रहा है कॉस्ट्यूम। केंचो बस कंधे उचका देता है। उसे समझ ही नहीं आता क्या बोले। फिर सच सामने आता है। जो डाइविंग सूट अकीरा ने पहना है वो शार्क्स के काटने से बचाने के लिए बना था। मतलब ज़ॉम्बीज़ उसके लिए बेअसर है। धीरे धीरे और भी सर्वाइवर्स एक्वेरियम पहुंचने लगते हैं। तभी अकीरा की आंखें फैल जाती हैं। भीड़ में वो हॉट बैडी भी होती है जिसे उसने पहले देखा था। अकीरा ठान लेता है कि इस बार वो उसे इम्प्रेस करके ही रहेगा। केंचो सर्वाइवर्स को अंदर रास्ता दिखाता है। उधर अकीरा एक ज़ॉम्बी से भिड़ जाता है, लेकिन लड़ाई आसान नहीं होती। एक ज़ॉम्बी उसकी बाह पर काट लेता है। सूट स्किन को बचा लेता है, लेकिन दबाव अकीरा को महसूस होता है। तभी और ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। अकीरा चिल्लाता है केंचो, लेकिन केंचो पीछे हट जाता है। उसे पता होता है कि सूट सिर्फ एक ही है और उसे भरोसा होता है कि अकीरा ठीक रहेगा। आखिरकार अकीरा ज़ॉम्बीज़ को एक ब्रिज से नीचे फेंक देता है, लेकिन तभी वो ऊपर देखता है। हॉट बैडी उसे घूर रही होती है। उसकी नजर में अकीरा कोई हीरो नहीं, बस एक बेवकूफ होता है जो ऐसी हालत में नौटंकी कर रहा है। एक्वेरियम के अंदर सर्वाइवर्स थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। जिस लड़की को अकीरा ने बचाया था वो शुक्रगुजार होती है। केंचो भी अकीरा की तारीफ करता है, तू वाकई अच्छा हीरो है। केंचो देखता है कि अकीरा की नजर बार बार उस बैडी पर जा रही है। वो अकीरा को हौसला देता है, जा बात कर उससे। अकीरा उसके पास जाता है, उसे याद दिलाता है कि दोनों कन्वीनियंस स्टोर में मिले थे। बैडी उसे पहचान लेती है। हाँ, तेरा वही अजीब सा चेहरा। लेकिन वो अब भी इम्प्रेस नहीं होती। अकीरा हिम्मत करके कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करने को कहता है। तभी बैडी उसकी सारी हवा निकाल देती है। वो कहती है हीरो बनना खेल नहीं है, तू जो कर रहा है वो चूतियापा है। ये लो सेल्फ एस्टीम की निशानी है, खुद की कमजोरी छिपाने के लिए हीरो बनने का नाटक। अकीरा बैडी का बचाव करना चाहता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर वो भी चुप हो जाता है क्योंकि उसकी लॉजिक डरावनी होती है। और तभी एक्वेरियम के अंदर एक जोरदार आवाज गूंजती है। अचानक अकीरा और केंचो दौड़ते हुए आवाज की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनकी रूह कांप जाती है। हॉलवे में पानी भर रहा होता है और तभी उनके सामने आता है एक ग्रेट व्हाइट शार्क। लेकिन ये कोई आम शार्क नहीं होती, इस शार्क के पैर होते हैं। दोनों घबरा जाते हैं और बाकी लोगों को चेतावनी देते हैं। अगले ही पल वो शार्क एक्वेरियम की दीवारें तोड़ते हुए अंदर घुसाती है। पूरा इलाका हिल जाता है। अकीरा कंफ्यूज हो जाता है, ये हो क्या रहा है। तभी बैडी समझाती है इस शार्क ने इन्फेक्टेड डाइवर्स को खा लिया होगा। उनके अंदर के पैरासाइट्स अब इसे कंट्रोल कर रहे हैं। सब लोग ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट पर ज़ॉम्बीज़ रास्ता रोक लेते हैं। तभी बैडी को पहले देखा हुआ लेआउट याद आता है। वो सबको दूसरे एग्जिट की तरफ ले जाती है। भागते वक्त वो बेबी शार्क भी कमरे में घुसाता है, ज़ॉम्बीज़ को कागज की तरह चीरता हुआ। जिस लड़की को अकीरा ने पहले बचाया था वो डर से कांपने लगती है। बैडी उसे शांत करती है, लेकिन तभी वो लड़की बैडी को धक्का देकर अकेली भाग जाती है। बैडी वहीं पीछे छूट जाती है। केंचो और बाकी लोग इमरजेंसी एग्जिट से निकल जाते हैं, लेकिन अकीरा देख लेता है कि बैडी उनके साथ नहीं है। वो बिना सोचे वापस लौट जाता है। उधर केंचो जाम हुआ दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहता है। बैडी अकीरा से कहती है मुझे बड़े ग्रुप में रहना पसंद नहीं, ऐसे में मरने का खतरा ज्यादा होता है। तभी शार्क उसकी तरफ झपटती है और उसी पल अकीरा कूद कर आता है और पागल जायंट सुशी को सीधे भाले से देर कर देता है। बैडी गुस्से में चिल्लाती है, तू बेवकूफ है क्या, अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। अकीरा शांत होकर पक्का जवाब देता है, अगर मुझे कोई क्यूट लड़की मिले तो मैं उसे जानना चाहता हूँ, और अगर कोई मुसीबत में दिखे तो मैं उसे बचाना चाहता हूँ। मेरे लिए यही हीरो होना है, कोई प्लान नहीं होता। दोनों शार्क से बचते हुए इधर उधर दौड़ते
रहते हैं। तभी बैडी के दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन उसमें अकीरा को रिस्क लेना पड़ता है। अकीरा बिना हिचक कह देता है करते हैं। दोनों अलग हो जाते हैं। अकीरा शार्क को डिस्ट्रैक्ट करता है। बैडी इक्विपमेंट ढूंढने लगती है। उसे याद आता है शार्क को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी से झटका लगता है। वो बैटरीज ढूंढने दौड़ती है। अकीरा बड़ी मुश्किल से शार्क के हमलों से बचता है, लेकिन आखिरकार फिसल कर गिर जाता है। वो कोने में फंस जाता है। वो खुद को संभाल कर अंत के लिए तैयार हो जाता है। तभी केंचो वापस आता है। वो शार्क को अपनी स्टारफिश दिखाता है ध्यान भटकाने के लिए। शार्क लगभग केंचो को निगल ही लेती है, लेकिन अकीरा आगे बढ़ता है, डर को चुनौती देता है और एक सच्चे हीरो की तरह अपने नेमेसिस के सामने खड़ा होता है। तभी बैडी लौटती है हाथ में बैटरीज लेकर। वो अकीरा को देती है, लेकिन शार्क हमला करती है और उसी पल अकीरा बैटरीज एक्टिवेट करता है और शार्क के मुंह पर जोरदार घूंसा मारता है। शार्क वहीं ढेर हो जाती है। मॉन्स्टर मर चुका होता है। अकीरा, केंचो और बैडी फिर से साथ खड़े होते हैं। बाकी सर्वाइवर्स अलग रास्ता पकड़ लेते हैं। अकीरा अपनी बकेट लिस्ट में एक और आइटम काट देता है, सुपर हीरो बनना। केंचो मजाक करता है, तू और बैडी बढ़िया टीम लगते हो। अकीरा शर्म से लाल हो जाता है। चलते वक्त बैडी अकीरा की 100 बकेट लिस्ट नोटबुक देखती है। वो रुक जाती है और बताती है, मेरी भी लिस्ट है, लेकिन सपनों की नहीं, सरवाइव करने के रूल्स की। वो कहती है कि उसके गोल्स अकीरा की केयर फ्री लाइफ से मैच नहीं करते। अकीरा मुस्कुरा कर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने तुझे इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बस इसलिए बचाया क्योंकि मन ने कहा। उसकी सच्चाई बैडी को छू जाती है। बाद में अकीरा और केंचो बाइक निकालते हैं। बैडी कहती है, मैं अकेले ठीक रहूंगी, किसी सेफ जगह चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले वो अकीरा को अपना नंबर देती है। अकीरा खुशी से ले लेता है। अब उसे पता चलता है उसका नाम शिजुका है। बैडी का कांटेक्ट मिलते ही अकीरा खुशी से झूम उठता है। उसकी जिंदगी वाकई बदल रही होती है। केंचो साथ होता है और अकीरा फैसला करता है, अब गुन्मा चलते हैं माँ बाप को ढूंढने। बाद में दोनों एक वॉच स्टोर जाते हैं। अकीरा एक महंगी घड़ी देखता है और सोचता है चुरा ले, अपोकलिप्स चल रहा है भाई। तभी केंचो दिखाता है उसने उससे भी महंगी घड़ी ढूंढ ली है। दोनों सूट पहनते हैं, घड़ियां पहनते हैं। बकेट लिस्ट का एक और आइटम पूरा। आधी रात को अकीरा और केंचो को पता चलते हैं कि पानी खत्म हो चुका है। टोक्यो की सारी बिजली जा चुकी है, लेकिन उनके फोन्स पहले ही चार्ज हो चुके थे। लेकिन अब वो न्यूज नहीं देख पा रहे थे, ना ही कोई अपडेट मिल रही थी। दोनों समझ चुके थे कि अब मजाक का टाइम खत्म हो चुका है, अब सीरियस होना पड़ेगा। तभी अकीरा केंचो से कहता है, जरा ऊपर ले। दोनों आसमान की तरफ देखते हैं। टोक्यो की सारी लाइट्स बंद होने की वजह से आज तारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे होते हैं। इतने चमकीले तारे टोक्यो में पहले कभी नहीं दिखे। तारों को देखकर अकीरा को अपने माँ बाप की याद आ जाती है। केंचो उसे हौसला देता है, वो जिंदा होंगे। अकीरा भी सिर हिलाता है, क्योंकि अब उनकी अगली मंजिल गुन्मा है। अगली सुबह अकीरा और केंचो सफर की तैयारी करने लगते हैं। सामान पैक करने के बाद अकीरा अपने पुराने कमरे में जाता है। वो अपने कॉलेज वाले दिन और ऑफिस वाली जिंदगी को आखिरी बार अलविदा कहता है। अब वापसी नहीं। गुन्मा के लिए निकलने से पहले अकीरा बताता है, काफी घंटे लगेंगे बाइक से। फिर अचानक कहता है, लेकिन निकलने से पहले मुझे कुछ चुराना है। केंचो सोचता है कि शायद अकीरा बंदूक की बात कर रहा है, सेकंड अमेंडमेंट टाइप कुछ, लेकिन अकीरा हंसते हुए कहता है, नहीं रे, मुझे आरवी चाहिए। ऐसी जगह जहाँ दो भाई सो सकें, खाना बना सकें, घूम सकें और अपोकलिप्स में सर्वाइव कर सकें। दोनों को आइडिया पसंद आ जाता है। वो आरवी डीलर के पास पहुंचते हैं और वहीं उनकी मुलाकात होती है शिजुका से। अकीरा हैरान रह जाता है। तीसरी बार एकदम कोइंसिडेंस में मुलाकात। उसके मन में आता है, ये डेस्टिनी तो नहीं। अकीरा और केंचो समझ जाते हैं कि शिजुका भी टोक्यो छोड़ने की तैयारी में है। अकीरा उससे कहता है, हमारे साथ गुन्मा चलो। शिजुका साफ मना कर देती है। वो कहती है, इन इडियट्स के साथ जाने में मुझे कोई फायदा नहीं दिखता। मेरे पास ज्वाइन करने की कोई सॉलिड वजह नहीं है। अकीरा का दिल टूट जाता है। केंचो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? शिजुका बताती है, मैंने सैकड़ों ज़ॉम्बी मूवीज देखी हैं। आरवी अपोकलिप्स में ट्रैवल करने का सबसे सेफ तरीका है। अकीरा ये सुनकर खुश हो जाता है और फिर से उसे साथ चलने को कहता है, लेकिन शिजुका फिर मना कर देती है। अब केंचो फाइनल चाल चलता है। वो शिजुका से कहता है, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, अकेले निकलोगी तो खुद को ही मार लोगी। अकीरा भी बोल पड़ता है, साथ में चलना सेफ भी है और ज्यादा मजेदार भी, और कम से कम कोई गाड़ी चलाने वाला तो होगा। अब शिजुका के पास कोई जवाब नहीं बचता। मजबूरी में वो ज्वाइन कर लेती है। तीनों अंदर जाते हैं। चारों तरफ अलग अलग तरह की आरवीज होती है। अकीरा और केंचो सिर्फ बड़ी बड़ी महंगी आरवीज देख रहे होते हैं, जबकि शिजुका ये देख रही होती है कि अपोकलिप्स के लिए कौन सी आरवी सच में सही है। वो एक ऑफ रोड मॉडल चुनती है जो ज़ॉम्बीज के बीच से आराम से निकल सके। लेकिन जब वो उन्हें दिखाने जाती है तो देखती है अकीरा और केंचो सबसे महंगी आरवी चुन चुके हैं। अकीरा को वो आरवी पसंद आती है क्योंकि उसमें सब कुछ है, लेकिन शिजुका कहती है, ये बहुत बड़ी है, सड़क पर पड़ी अबैंडन्ड कार्स के बीच से नहीं निकलेगी। वो अपनी चुनी हुई आरवी दिखाती है। केंचो हंसते हुए कहता है, थोड़ा फन भी जरूरी है, कोई तो आरवी होगी जो तुम्हें सच में पसंद हो। शिजुका कहती है, फन बेवकूफी है। लेकिन तभी उसकी नजर एक आरवी पर पड़ती है जिसके अंदर बाली स्टाइल लग्जरी इंटीरियर होता है। वो अनजाने में बोल पड़ती है। ये केंचो उसे चढ़ाता है। आरवी से प्यार हो गया। इसी बहस के बीच अचानक ज़ॉम्बीज डीलर के अंदर घुस आते हैं। तीनों के पास सोचने का टाइम नहीं होता। जो आरवी पास होती है उसी में बैठकर भाग निकलते हैं। अकीरा और शिजुका आरवी चला रहे होते हैं। केंचो हाईवे पर मोटर बाइक से साथ साथ चलता है। अकीरा नोटिस करता है कि चारों तरफ अजीब सी शांति है। शिजुका कहती है, शायद लोगों को भागने का टाइम ही नहीं मिला, वायरस बहुत तेज फैला। वो बताती है, इतनी अग्रेशन सिर्फ वायरस ही ला सकता है, कहीं ना कहीं कोई वैक्सीन पर काम कर रहा होगा। लेकिन फिर वो कहती है, वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी
जॉब और मेरा ग्रुप खुद बैरली सर्वाइव कर रहा था। कई घंटे ड्राइव करने के बाद गुनमा नजर आने लगता है। अकीरा थक चुका होता है। वो कहता है अगले ट्रक स्टॉप पर रुकते हैं, आरवी में पहली रात वहीं बिताएंगे। तभी अचानक सड़क पर बिछे स्पाइक स्ट्रिप से आरवी और केंचो की बाइक के टायर फट जाते हैं। अकीरा घबरा जाता है। वो दौड़कर केंचो के पास जाता है। केंचो बाइक से गिर चुका होता है और घायल होता है। अकीरा का चेहरा फौरन गंभीर हो जाता है। फिर अचानक कुछ बसें आकर रुकती हैं और अकीरा ये देखकर सन्न रह जाता है कि उसके सामने उसका वही पुराना चिड़चिड़ा बदसूरत सा को-वर्कर गांसू खड़ा है। गांसू को अपनी बेसबॉल टीम के साथ देखकर अकीरा को वो सारे दिन याद आ जाते हैं जब ऑफिस में काम करते हुए गांसू ने उसकी जिंदगी को डिप्रेशन में ढकेल दिया था। गांसू अकीरा से कहता है कि उसे हैरानी है कि अकीरा जैसा इंसान भी अपोकलिप्स में जिंदा रह पाया। अकीरा को थोड़ी राहत मिलती है कि गांसू भी जिंदा है, लेकिन तभी अचानक गांसू पेट दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर गांसू बताता है कि उसकी बस में आरवी के लिए जरूरी हर सामान है, लेकिन बदले में अकीरा को उसके लिए 2 दिन काम करना होगा। ये सुनते ही अकीरा डर से कांपने लगता है, क्योंकि उसे लगता है जैसे वो फिर से उसी पुरानी घुटन भरी जिंदगी में लौट रहा है। शिजुका अकीरा को कांपते देखकर सीधे गांसू से भिड़ जाती है। वो उसका आरोप लगाती है कि वो लोगों को इस्तेमाल करता है, उनसे गंदा काम करवाता है और फिर उन्हें लूट लेता है। लेकिन तभी हालात और बिगड़ जाते हैं। चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ पास आने लगते हैं, जिससे अकीरा और उसके दोस्त फंस जाते हैं। डर और दबाव में आकर अकीरा मजबूरी में गांसू का ऑफर मान लेता है। ये सुनते ही गांसू के चेहरे पर एक घिनौनी सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद सबको उस ट्रक स्टॉप पर ले जाया जाता है जिस पर गांसू का कंट्रोल है। वहाँ अकीरा देखता है कि गांसू के पास कई मजदूर हैं जो थके हुए हैं, टूटे हुए हैं और अंदर से बिल्कुल खाली लगते हैं। गांसू अकीरा से कहता है कि वो दोनों बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं और उसे भरोसा है कि अकीरा ये काम करते हुए थकेगा नहीं। उधर शिजुका केंचो की चोटों की देखभाल करती है। केंचो खुद को दोष देता है कि उसी की वजह से अकीरा को वो काम करना पड़ रहा है जिससे वो नफरत करता है, लेकिन शिजुका उसे समझाती है कि ये उसकी गलती नहीं है और कहती है पहले देखना चाहिए कि अकीरा सच में सिर्फ 2 दिन ही काम करता है या नहीं। अगले दिन अकीरा बॉक्स उठाने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो फिर से अपने पुराने ऑफिस में लौट आया हो। फिर भी वो खुद को पॉजिटिव लगता है और याद दिलाता है कि वो बदलना चाहता है। तभी उसे एक कार्गो ट्रक में बियर के डब्बे मिलते हैं। वो सोचता है कि अगर रात को पार्टी हो जाए तो थके हुए मजदूरों का मन थोड़ा खुश हो जाएगा, इसलिए वो बियर को फ्रिज में रखने लगता है। अचानक गांसू आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। अकीरा डर से सहम जाता है, लेकिन तभी गांसू के दोस्त वहाँ आ जाते हैं। वो फ्रिज में रखी बियर देखकर समझते हैं कि ये सब गांसू ने किया है और उसकी दरियादिली की तारीफ करने लगते हैं। गांसू भी मौका देखकर खेल जाता है और ऐलान करता है कि अकीरा के स्वागत में आज छोटी सी पार्टी होगी। ये सुनकर अकीरा अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है। बाद में अकीरा देखता है कि गांसू ज़ॉम्बीज़ से भी काम करवा रहा है। गांसू बताता है कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ज़ॉम्बीज़ भी बढ़िया इक्विपमेंट बन सकते हैं। फिर वो अकीरा से कहता है कि जब तक वो चुपचाप ऑर्डर मानता रहेगा तब तक वो भी ज़ॉम्बीज़ की तरह सिर्फ एक औजार ही है। ये सुनकर अकीरा पूरी तरह उसी रूटीन में खो जाता है। काम का बोझ उसे अंधा कर देता है और वो खुद भी ज़ॉम्बीज़ की तरह हरकत करने लगता है। उधर केंचो समझने की कोशिश करता है कि गांसू अकीरा से ऐसे बात क्यों करता है, लेकिन शिजुका तुरंत समझ जाती है। गांसू उसे अपने पिता की याद दिलाता है जो उसे बचपन में मानसिक रूप से टॉर्चर करता था। शिजुका को एहसास होता है कि वो और अकीरा दोनों ही उन लोगों के डर से अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं जिन्होंने कभी उनकी जिंदगी कंट्रोल की थी। जब गांसू की पार्टी शुरू होती है तो शिजुका को अपने पिता के साथ बिताया हुआ अतीत याद आता है। एक बार उसे सड़क पर एक बेसहारा कुत्ता मिला था। वो उसे घर ले आई, लेकिन उसके पिता ने उसे तुरंत बाहर फेंकने को कहा। उसके पिता को लगा कि कुत्ते पर वक्त बर्बाद करना बेकार है। वो चाहते थे कि शिजुका पूरी जिंदगी सिर्फ सक्सेस के पीछे भागे। आखिरकार शिजुका को वो कुत्ता छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके पिता ने धमकी दी थी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो खुद भी उसी कुत्ते की तरह छोड़ दी जाएगी। इधर पार्टी शुरू हो जाती है। गांसू के दोस्त ठंडी बियर पीते हैं और अकीरा और उसके ग्रुप का स्वागत करते हैं, लेकिन अकीरा पार्टी में शामिल नहीं होता क्योंकि गांसू उसे वेटर की तरह काम करने को मजबूर करता है। जब गांसू के दोस्तों की बियर खत्म होती है तो अकीरा तुरंत उन्हें सर्व करता है, लेकिन अंदर से वो डर जाता है क्योंकि ये सब उसे फिर से अपने पुराने ऑफिस की याद दिला देता है। फिर जब गांसू की बियर खत्म होती है तो एक बूढ़ी औरत उसे बियर देने आती है। ये देखकर गांसू भड़क जाता है। वो चिल्लाकर कहता है उसे सिर्फ हॉट चिक से ही सर्विस चाहिए। वो शिजुका को बुलाता है। जब वो शिजुका ड्रिंक डाल रही होती है तो गांसू की नजर उसके शरीर पर टिक जाती है। वो शिजुका से कहता है कि उसके साथ एक ड्रिंक पिए। शिजुका बिना कुछ बोले बोतल उठाती है और अकेले ही पूरी बोतल एक सांस में खत्म कर देती है। ये देखकर गांसू काफी इंप्रेस हो जाता है। वो गंदी सी हंसी के साथ मजाक करता है कि बियर ही अकेली चीज नहीं है जो वो उससे निगलवाना चाहता है। फिर वो अकीरा को और बियर लाने का हुक्म देता है। अकीरा गलती से उसे खाली बोतल पकड़ा देता है। बस फिर क्या था, गांसू आग बबूला हो जाता है और अकीरा पर चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज अकीरा को अंदर तक हिला देती है। अकीरा वहीं जमकर खड़ा रह जाता है, हिल भी नहीं पाता। उधर शिजुका चुपचाप बैठी रहती है। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। गांसू की बातें उसे अपने पिता की याद दिला देती हैं। शिजुका के जन्म के बाद उसकी जिंदगी का हर फैसला उसके पिता की जबरदस्ती पर टिका था। उसका पिता एक खौफनाक फाइनेंसियर था जो उसके हर कदम को कंट्रोल करता था। शिजुका कभी उस बेसहारा कुत्ते को नहीं छोड़ पाई थी। वो चोरी छुपे उसकी देखभाल करती रही, जानवरों की मेडिकल किताबें तक पढ़ने लगी। धीरे धीरे वो कुत्ता उसके बहुत करीब आ गया। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन उसके पिता ने उसकी बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने सिर्फ उसकी कमियां गिनाई और फिर बेरहमी से बताया कि उन्होंने उस कुत्ते को मरवा दिया है। ये सुनकर शिजुका का दिल टूट गया।
गया। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसका पिता उसे बताता रहा कि क्या सही है और क्या गलत। वो बार बार याद दिलाता कि उसकी लग्जरी जिंदगी उसी की वजह से है। अब गांसू की बातें चुप रहने और ऑर्डर मानने की शिजुका को अंदर तक झकझोर देती हैं। उसे एहसास होता है कि उसका पिता ही वो वजह था जिसने उसे आज जैसा बना दिया। अगले दिन शिजुका फिर देखती है कि गांसू अकीरा पर चिल्ला रहा है। अकीरा से सामान गिर जाता है और गांसू उस पर भड़क उठता है। वो हर गलती का इल्जाम अकीरा पर डाल देता है। अकीरा पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। फिर अचानक गांसू का सुर बदल जाता है। वो अकीरा की तारीफ करने लगता है। वो कहता है कि आजादी मुश्किल होती है क्योंकि उसमें खुद सोचना पड़ता है, लेकिन गांसू के नीचे रहना आसान है। बस ऑर्डर मानो और जिंदगी आराम से चलती रहेगी। शिजुका तुरंत समझ जाती है कि ये सीधा सीधा मैनिपुलेशन है। उसे अपना अतीत याद आ जाता है। उसके पिता भी यही कहते थे कि जीतना है तो मेरे ऑर्डर मानो। वो कहते थे कि सब कुछ उसके भले के लिए है, लेकिन अब शिजुका जानती है कि वो सब सिर्फ उनके लिए था। जब सब लोग आराम कर रहे होते हैं, शिजुका से गलती से अकीरा का बैग गिर जाता है। उसके अंदर उसे अकीरा की बकेट लिस्ट मिलती है। वो पन्ने पलटती है और अकीरा की अजीब सी सोच पर मुस्कुरा देती है। फिर वो खुद भी उसमें कुछ लिख देती है। अगले दिन गांसू के दोस्त शहर से सामान लेकर लौटते हैं, लेकिन गलती से एक ज़ॉम्बी को कार्गो ट्रक में ही ले आते हैं। उधर ट्रक स्टॉप पर अकीरा के 2 दिन पूरे हो जाते हैं। केंचो अकीरा से माफी मांगता है कि उसे इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं जब अकीरा कहता है कि वो यहीं रुकना चाहता है। गांसू ने उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया होता है। वो मानता है कि उसे बाहर की दुनिया से डर लगता है और गांसू के साथ उसे सेफ महसूस होता है। केंचो को ये बात अजीब लगती है क्योंकि अकीरा ऐसा इंसान नहीं है। शिजुका केंचो से कहती है कि उन्हें अकीरा को यहीं छोड़ देना चाहिए, ये उसका फैसला है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं, अकीरा कहता है कि उसे गांसू का एहसान चुकाना है। ये सुनते ही शिजुका फट पड़ती है। उसे फिर अपने पिता की याद आ जाती है। वो अकीरा पर चिल्लाती है और उसे अंधा कहती है। वो समझाती है कि गांसू उसे इस्तेमाल कर रहा है अपने कभी न खत्म होने वाले लालच के लिए। शिजुका बताती है कि वो खुद भी कभी ऐसी ही थी, लेकिन अकीरा ने ही उसे अपनी मर्जी से जीना सिखाया था। वो ऐलान करती है कि वो हर हाल में गांसू को पीछे छोड़कर जाएगी। सब लोग सन्न रह जाते हैं। शिजुका अकीरा को ललकारती है और पूछती है, तू ज़ॉम्बी है या इंसान? क्योंकि वो जानती है कि अकीरा अभी भी अपनी बकेट लिस्ट पूरी करना चाहता है। वो अकीरा को किताब देती है। अकीरा देखता है कि शिजुका ने उसमें लिखा है, अपने अनोइंग बॉस को मुंह में ही दम घुटने को कहना। गांसू ये देखकर चिढ़ जाता है। वो कहता है कि औरतें हमेशा ऐसी ही हरकतें करती हैं, लेकिन जैसे ही वो बकेट लिस्ट देखता है, वो उसे छीन लेता है और पैरों तले रौंद देता है। जैसे ही वो किताब कुचलने वाला होता है, अकीरा को याद आता है कि उसने अब तक कितनी चीजें पूरी की हैं और उससे कितनी खुशी मिली थी। बस यहीं अकीरा की आंखें खुल जाती हैं। वो झपट कर किताब बचा लेता है, जिससे गांसू सन्न रह जाता है। अकीरा ऐलान करता है कि वो जा रहा है क्योंकि उसके पास अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वो एहसान के लिए माफी मांगता है, लेकिन साफ कह देता है कि अब वो यहाँ नहीं रुकेगा। गांसू के लोग हैरान रह जाते हैं कि अकीरा कैसे उसके जाल से बाहर निकल आया। तभी अचानक कार्गो ट्रक पहुंचता है और ड्राइवर गर्व से कहता है कि वो बढ़िया सामान लेकर आया हो। लेकिन जैसे ही वो ट्रक खोलता है, अंदर से एक ज़ॉम्बी छलांग लगाकर बाहर आ जाता है। पूरा ट्रक स्टॉप अफरा तफरी में बदल जाता है। गांसू सबको शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी है, लेकिन डर फैल चुका होता है। घबराया हुआ एक बस ड्राइवर सीधे ट्रक स्टॉप में बस घुसा देता है। उसकी वजह से वो सारे ज़ॉम्बी कैदी आजाद हो जाते हैं जिन्हें गांसू ने बंद करके रखा था। वो ज़ॉम्बी मजदूरों पर टूट पड़ते हैं। मजबूर होकर अकीरा, केंचो और शिजुका आरवी की छत पर चढ़ जाते हैं। केंचो किसी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। तभी अकीरा समझ जाता है कि इस हंगामे में वो सबको नहीं बचा सकता। उसी वक्त वो देखता है कि गांसू को ज़ॉम्बी दौड़ा रहे हैं। अकीरा तुरंत एक प्लान बनाता है और गांसू के गुंडों से मदद मांगता है। उसी पल गांसू गिर पड़ता है। ज़ॉम्बी उसे घेरने ही वाले होते हैं। तभी अकीरा एक फूड ट्रक लेकर घुसता है और उसे बचा लेता है। केंचो को यकीन नहीं होता कि अकीरा गांसू जैसे इंसान को बचा रहा है। अकीरा कहता है, किसी बेबस आदमी को ज़ॉम्बी के हाथों मरने देना मेरी बकेट लिस्ट में नहीं है, इसलिए उसे बचाना पड़ा। गांसू किसी तरह ट्रक पर चढ़ जाता है। उसके आदमी कार्गो गाड़ियों से ज़ॉम्बियों को घेर लेते हैं। अकीरा छलांग लगाकर सुरक्षित जगह पहुंचता है और पेट्रोल और फ्लेयर से पूरे झुंड को आग लगा देता है। सब जलकर खत्म हो जाते हैं। हर तरफ तालियां और शोर मच जाता है। सब अकीरा की बहादुरी देखकर हैरान होते हैं। अकीरा शिजुका के पास जाता है और दोनों उसकी इस पागल हरकत पर हंसते हैं। तभी गांसू खड़ा होकर अपने लोगों से कहता है कि अकीरा की तरह मेहनत करो, लेकिन इस बार लोग भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत हो गया। वो गांसू को तानाशाह कहते हैं और बताते हैं कि अकीरा उससे कहीं बेहतर लीडर है। गांसू उन्हें रोकने की भीख मांगता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। एक एक करके सब लोग चले जाते हैं और गांसू अकेला ट्रक स्टॉप में रोता रह जाता है। इसके बाद अकीरा, शिजुका और केंचो अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। रास्ते में अकीरा शिजुका से कबूल करता है कि गांसू के आसपास रहते हुए उसका दिमाग सुन्न हो जाता था। वो कहता है कि काम उसे थका देता है और उसे ऐसा काम ढूंढना है जो वो दिल से करना चाहे। शिजुका उसे समझाती है कि जल्दी करने की जरूरत नहीं है, नई नौकरियां बनती रहेंगी, बस जिंदगी और काम दोनों को एंजॉय करना जरूरी है। अकीरा मुस्कुराता है और सहमत हो जाता है। कुछ देर बाद तीनों आखिरकार गुमा पहुंच जाते हैं। पानी के किनारे आराम करते हुए अकीरा पूछता है कि क्या वो माइंडफुलनेस के बारे में जानते हैं। शिजुका बताती है कि कॉर्पोरेट जॉब्स में इसका जिक्र अक्सर होता है। अकीरा कहता है कि वो यही सोच बनाए रखना चाहता है। केंचो कंफ्यूज हो जाता है कि इसका उस सब योगा से क्या लेना देना जो वो कर रहे हैं। तीनों फिर सफर पर निकल पड़ते हैं। अकीरा खुश है क्योंकि गुमा पहुंचने से पहले उसने अपनी बकेट लिस्ट के कई काम पूरे कर लिए हैं। वो सोचता है कि शायद वो पूरी लिस्ट 1 महीने में खत्म कर देगा, लेकिन शिजुका कहती है अगर बीच में कोई रोकने
वाला ना आया तो। रास्ते में वो देखते हैं कि एक ट्रक के चारों ओर ज़ॉम्बी घिरे हुए हैं, टायर फटे हुए होते हैं, तो उन्हें लगता है कि अंदर कोई सर्वाइवर फंसा हुआ है। वो उसे बचाने का फैसला करते हैं। अकीरा बेहद खुश हो जाता है क्योंकि उसे फिर से अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनने का मौका मिलता है। जैसे ही अकीरा ज़ॉम्बीज को अपना नाम बताता है, तभी ट्रक से एक लड़की छलांग लगाती है और गोस्ट ऑफ योटे की तरह ज़ॉम्बीज को ढेर कर देती है। उसने समुराई की ड्रेस पहनी होती है और समुराई हथियारों से कमाल की लड़ाई करती है। तीनों उसे देखकर दंग रह जाते हैं। शिजुका तक कह देती है कि ये किसी ड्रामा जैसा लग रहा है। सब ज़ॉम्बी खत्म करने के बाद वो अपना नाम बताती है, बीएट्रिक्स। केंचो हैरान हो जाता है कि वो विदेशी है। बीएट्रिक्स बताती है कि वो जर्मनी से है और जापानी कल्चर से प्यार करती है। इसी वजह से वो छुट्टियां मनाने जापान आई थी। लेकिन जब वो यहाँ पहुंची तब तक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू हो चुका था। वो अपने जुनून के सहारे जिंदा रहती है। बीएट्रिक्स बताती है कि वो मछलियां तकासाकी इसलिए पहुंचाना चाहती है क्योंकि उसे बताया गया है कि वहां अब भी आखिरी सुशी शेफ जिंदा है। केंचो और शिजुका उसकी ये बात सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन तभी अकीरा अचानक खड़ा होता है और मदद के लिए हाँ कर देता है। वो कहता है कि ये उसकी बकेट लिस्ट के एक आइटम से पूरी तरह मैच करता है। शेफ से मिलने के रास्ते में अकीरा गुनमा के नजारे देखकर हैरान रह जाता है। बीएट्रिक्स बताती है कि उसने 3 दिन पहले सुशी शेफ से बात की थी और उसे उम्मीद है कि ताइशो अब भी जिंदा होगा। लेकिन सफर वहीं रुक जाता है जहां सड़क पर ज़ॉम्बियों की पूरी फौज रास्ता रोके खड़ी होती है। अकीरा और बीएट्रिक्स लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं होता। तभी शिजुका को पहले देखा हुआ एक मैप याद आता है और वो एक तरकीब सोच लेती है। सब मिलकर एक ट्रक से ज़ॉम्बियों को सड़क के बीच में फंसा देते हैं। जब ज़ॉम्बी उधर ध्यान लगाए रहते हैं तो उन पर शराब की बोतलें फेंकी जाती है। अगला स्टेप आग लगाने का होता है, लेकिन माचिस जलती ही नहीं। उसी वक्त और ज़ॉम्बी आ जाते हैं। कुछ ट्रक पर चढ़ते हैं और कुछ आरवी की तरफ बढ़ने लगते हैं। बीएट्रिक्स घबरा जाती है, लेकिन अकीरा कहता है डर बस एक बहाना है कुछ न करने का। वो साफ कह देता है कि वो अपना सफर नहीं रुकेगा। उसे अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर सुशी खाने का सपना छोड़ने से बेहतर ज़ॉम्बी बन जाना मंजूर है। अकीरा की बात बीएट्रिक्स के दिल को छू जाती है। उसे अपना बचपन याद आ जाता है जब वो जापानी कल्चर की दीवानी थी। वो अकीरा के साथ लड़ने का फैसला करती है और कहती है कि अब वो कभी नहीं डरेगी। दोनों मिलकर आरवी के चारों तरफ मौजूद ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं। जब हालात बहुत खराब हो जाते हैं तभी अचानक एक ड्रोन से तेज म्यूजिक बजने लगता है। बीएट्रिक्स पहचान लेती है, ये उसका वॉकमैन है जो शिजुका ने लिया था। असल में शिजुका ने पहले से प्लान भी तैयार कर रखा था। ड्रोन से ज़ॉम्बियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर केंचो मोलोटोव फेंक कर सबको जला देता है। प्लान कामयाब हो जाता है, सारे ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं। उस रात सब आखिरी सुशी शेफ के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। अकीरा, केंचो और शिजुका उसकी बनाई सुशी देखकर दंग रह जाते हैं। बीएट्रिक्स पहले हिचकिचाती है, लेकिन जब वो सबको खाते देखती है तो वो भी सुशी को सोया सॉस में डुबोकर खाती है। पहला निवाला लेते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो स्वाद मीठा भी है और थोड़ा दर्द भरा भी। सुशी शेफ भी रो पड़ता है। वो बताता है कि उसने कभी छुट्टी नहीं ली, न बेटी की शादी में, न पत्नी के अंतिम संस्कार में, लेकिन आज लोगों को अपनी सुशी एंजॉय करते देखकर उसे लगता है कि शायद ये उसके आखिरी ग्राहक है। खुशी में वो सबको जितनी मन करे उतनी साके पिलाने की बात करता है। अगले दिन बीएट्रिक्स पहली बार जापान की तेज गर्मी महसूस करती है। केंचो और शिजुका गर्म पानी से नहाने की बात करते हैं। अकीरा उन्हें एक हॉट स्प्रिंग ले जाता है। वहाँ का नजारा सबको हैरान कर देता है। कपड़े बदलने के बाद केंचो और अकीरा देखते हैं कि बीएट्रिक्स ने आदमी वाला किमोनो पहना है, फिर भी पूरा स्वैग दिख रहा है। ये देखकर शिजुका को थोड़ी जलन होती है। केंचो बात घुमाकर प्यार पर ले आता है। अकीरा को शिजुका की बातें याद आ जाती है। वो कहता है कि ऐसी जगह पर कोई अपना हो तो और भी अच्छी लगती है, लेकिन शिजुका इससे सहमत नहीं होती। वो कहती है कि डेटिंग समय की बर्बादी है और एक खराब इन्वेस्टमेंट। उसके हिसाब से समय स्किल्स बढ़ाने और आगे बढ़ने में लगना चाहिए। अकीरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बात वहीं छोड़ देता है। फिर सब बात की तरफ जाते हैं। अकीरा और केंचो मेंस बात एंजॉय करते हैं। तभी बीएट्रिक्स बताती है कि विमेंस बात में पंप खराब होने की वजह से पानी नहीं है। लड़के कूल बनने की कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हुए कि लड़कियां उनके साथ आ जाएंगी। शिजुका मना कर देती है और उन्हें गंदा कहती है, लेकिन बीएट्रिक्स कहती है कि जापानी कल्चर में इसे इतना गलत नहीं मानते। वो कपड़े उतारती है, लड़के सन्न रह जाते हैं। वो उनके साथ आने ही वाली होती है कि तभी मेंस बात से ज़ॉम्बी निकल आते हैं। सब जान बचाकर भागते हैं, चट्टान पर चढ़कर किसी तरह बच जाते हैं और अपने हॉट स्प्रिंग वाले पल के लिए रोते हैं। आधी रात को अकीरा को प्यास लगती है। उसे पानी की आवाज सुनाई देती है। वो पहाड़ों में एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग ढूंढ लेता है और बिना सोचे समझे उसमें कूद जाता है, लेकिन अगले ही पल वो सन्न रह जाता है। वहाँ पहले से शिजुका होती है। दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे को देखकर शर्म से जम जाते हैं। शिजुका उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अकीरा हंसते हुए कहता है गर्म पानी में चिल करना मेरी बकेट लिस्ट में है। शिजुका थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वहीं रुक जाती है। दोनों पानी में एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठते हैं, शर्म और सन्नाटे के साथ। थोड़ी देर बाद शिजुका अकीरा से माफी मांगती है। वो कहती है कि उसने प्यार को लेकर उसकी बात को जल्दी में खारिज कर दिया था। वो मानती है कि उसके शब्दों पर उसके पिता की नाराजगी का असर था। पहली बार वो अपने बारे में खुलकर बताती है और ये बात अकीरा को हैरान कर देती है। हल्की मुस्कान के साथ वो कहती है मैं रोमांस में बहुत खराब हूँ। फिर धीरे से कहती है लेकिन अगर कभी प्यार हुआ तो ऐसे इंसान से हो जिसके सामने मैं आज की तरह खुद को खुलकर रख सकूं। इतना कहते ही दोनों बुरी तरह शर्मा जाते हैं। शिजुका को एहसास होता है कि वो क्या बोल गई है और जल्दी जल्दी सफाई देने लगती है। उसी वक्त अकीरा कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक केंचो और बीएट्रिक्स वहां पहुंच जाते हैं। केंचो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि दोनों फुल मूड में लग रहे हो। ये सुनकर अकीरा और शिजुका और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। केंचो भी पानी में आ जाता है और कहता है कि वो थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता। फिर बीएट्रिक्स भी कपड़े उतारकर
शामिल हो जाती है। एक और बकेट लिस्ट आइटम पूरा हो जाता है, गर्म पानी के झरने में बैठकर सुकून के पल एंजॉय करना। कई साल पहले टोक्यो जाने से पहले अकीरा अपने पिता से अपने सपनों की बात करता है। उसके पिता कहते हैं जिस आदमी का कोई सपना नहीं वो जेली फिश से भी कम है, लेकिन अकीरा उनकी बात अनसुनी कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से उसके पिता सिर्फ एक साधारण गाँव के किसान है। अब अकीरा और उसका ग्रुप गुन्मा की ओर सफर जारी रखता है। केंचो रास्ते में अकीरा के माता पिता को इम्प्रेस करने के लिए एक दमदार वन लाइनर तैयार करता है। अकीरा घबराया हुआ है, उसे सालों हो गए हैं अपने माता पिता से मिले हुए। पिछली मुलाकात भी अजीब थी क्योंकि उसकी ऑफिस जॉब को लेकर दोनों की सोच अलग थी। उसे पता है ये मुलाकात भी ऑकवर्ड होने वाली है। उसे डर है कि जब उन्हें पता चलेगा कि उसने नौकरी छोड़ दी है तो वो क्या कहेंगे। अचानक अकीरा आरवी रोक देता है। उसके गांव की तरफ जाने वाली टनल का रास्ता बंद पड़ा था। वो बाहर निकलकर देखने जाता है और उसकी सांस अटक जाती है। बैरिकेड के पीछे ज़ॉम्बियों की पूरी फौज खड़ी है। टनल के उस पार उसका गांव है। उत्साह के बावजूद बीएट्रिक्स मान लेती है कि गांव शायद अब नहीं बचा, लेकिन जब अकीरा टनल के अंदर झांकता है तो उसे महसूस होता है कि वहां अब उसका कोई अपना नहीं है। शिजुका अकीरा के मन की हालत समझ जाती है और जंगल वाले रास्ते से जाने का सुझाव देती है। सब जंगल में घुसते हैं ताकि गांव तक पहुंच सके। रास्ते में शिजुका बताती है कि टनल इसलिए बंद की गई है क्योंकि शहर से लगातार ज़ॉम्बी निकलते रहते हैं, लेकिन उसे लगता है कि गांव अब भी सुरक्षित हो सकता है। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी अचानक सामने आता है। उसके पीछे एक ज़ॉम्बी सुअर पड़ा हुआ था। ग्रुप तुरंत मदद के लिए दौड़ता है। बीएट्रिक्स अपने धनुष से सुअर को निशाना बनाकर मार देती है और बूढ़े की जान बच जाती है। वो अपना नाम मसारू बताता है, पेशे से बढ़ई। मसारू बताता है कि शहर से ज़ॉम्बी आ रहे हैं, इसलिए वो जंगल में छिप कर रह रहा है। बढ़ई होने की वजह से उसने जंगल चुना क्योंकि यहाँ वो घर या ट्री हाउस आसानी से बना सकता है। मसारू गर्व से उन्हें अपना ट्री हाउस दिखाता है। अकीरा देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। ट्री हाउस बनाना अकीरा की बकेट लिस्ट का एक बड़ा सपना था। मसारू बताता है कि वो काफी समय से अकेले जंगल में रह रहा है, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ना कोई परेशान करता है और ज़ॉम्बी भी उस तक नहीं पहुंच पाते। वो हंसते हुए कहता है जरूरत पड़ी तो और ऊपर बना लूंगा। ट्री हाउस दिखाते हुए अकीरा उससे कहता है कि वो उसे पूरा करने में मदद करना चाहता है। शिजुका को शक होता है कि अकीरा सिर्फ बकेट लिस्ट की वजह से ऐसा कर रहा है, लेकिन मसारू उनकी मदद मान लेता है। अकीरा खुशी से उछल पड़ता है। मसारू अकीरा और केंचो को परफेक्ट ट्री हाउस बनाना सिखाता है। वो कहता है जंगल को समझना सीखो, अगर कभी दुविधा हो तो जंगल से पूछो। वो समझाता है कि अगर इंसान ध्यान से सुने तो प्रकृति की आवाज खुद सुनाई देने लगती है। अकीरा हैरान रह जाता है। उसे लगता है ये बूढ़ा आदमी पूरे गांधी टाइप का है। ये सीख उसे गहराई से छूती है और वो अपनी जिंदगी से इसका मतलब जोड़ने लगता है। काम करते करते मसारू अकीरा की तारीफ करता है। वो कहता है तू मुझे मेरे बेटे की याद दिलाता है। जब अकीरा उसके बेटे के बारे में पूछता है तो माहौल अचानक भारी हो जाता है। मसारू धीरे से बताता है कि उसके बेटे को उसकी पत्नी ने काट लिया था और उसे मजबूरी में दोनों को खत्म करना पड़ा था। ये याद आते ही मसारू का संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन अकीरा उसे संभाल लेता है और कहता है कि वो उसके साथ है। दोनों मिलकर ट्री हाउस को पूरा करते हैं। ग्रुप कुछ घंटों तक वहाँ सुकून से टाइम बिताता है, लेकिन तभी अकीरा सबको चौंका देता है। वो कहता है कि वो अब और रुकना नहीं चाहता, उसे तुरंत निकलना है। सब हैरान रह जाते हैं। अकीरा बताता है कि उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है और वो अपने माँ बाप को जल्द से जल्द देखना चाहता है। मसारू उसकी बात समझ जाता है। वो कहता है कि अगर कभी भी उन्हें उसकी जरूरत पड़े तो वो हमेशा जंगल में ही मिलेगा। सब एक दूसरे से विदा लेते हैं और अकीरा के गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। टनल बंद होने की वजह से अब उनके पास सिर्फ हंग्री गॉर्ज का रास्ता बचा है। रास्ता खतरनाक है। चलते हुए अकीरा अपने गांव की कहानियां सुनाता है। बीएट्रिक्स कहती है कि ऐसा रास्ता होना फायदे की बात है क्योंकि ज़ॉम्बियों के लिए यहाँ से गुजरना आसान नहीं होगा। काफी मशक्कत के बाद वो सारे ऑब्स्टिकल्स पार कर लेते हैं। दूर से अकीरा का गांव दिखाई देने लगा है। जैसे जैसे वो पास जाते हैं अकीरा की घबराहट बढ़ती जाती है। उसे डर है कि उसके माँ बाप उससे निराश हों, लेकिन वो खुद को संभालता है। पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है क्योंकि वो उन्हें दोबारा देखने के लिए बेहद एक्साइटेड है। गांव पहुंचकर सब कुछ बहुत ही शांत था। अकीरा घबरा जाता है। वो इधर उधर दौड़कर अपने माँ बाप को ढूंढने लगता है। डर उसके दिल को जकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे दिखता है कि गांव वाले एक घर में इकट्ठा होकर पी रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। जैसे ही वो उसे देखते हैं कोई चिल्लाता है अकीरा वापस आ गया। अकीरा अपने पिता की तरफ देखता है और दिल से कहता है कि उसके माँ बाप ने उसके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए वो आभारी है। लेकिन उसके पिता उसके पास आते हैं और उसके सिर पर हल्की सी चपत मार देते हैं। वो डांटते हुए कहते हैं इतनी दूर से बस ये सब बोलने आया है। वो अकीरा को समझाते हैं कि दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और उसे सोच समझकर हर कदम उठाना चाहिए। फिर वो अकीरा के दोस्तों को कुछ दिन रुकने का न्योता देते हैं और खुद खेत में काम करने चले जाते हैं। शिजुका हैरान रह जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अकीरा के पिता ऐसा रिएक्ट करेंगे। दोपहर के खाने में अकीरा की माँ सादा सा खाना परोसती है। सब भूखे हैं इसलिए किसी को कोई शिकायत नहीं होती। वो शिजुका को बताती है कि उनका गांव काफी दूर दराज में है, जिसकी वजह से वो सर्दियां भी निकाल लेते हैं और ज़ॉम्बी अपोकलिप्स भी। वो ये भी बताती है कि शहर से कुछ लोग यहाँ शरण लेने आए थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग संक्रमित थे और उन्होंने हमला कर दिया। इसी वजह से गांव वालों को टनल बंद करनी पड़ी। हालांकि कुछ लोग सही निकले, उन्हें रहने दिया गया और अब वो गांव में शांति से करते हैं। बीएट्रिक्स जोश में आ जाती है और कहती है कि अकीरा को अपनी बकेट लिस्ट में घर की मरम्मत भी जोड़ लेनी चाहिए। अकीरा मान जाता है, लेकिन खुद को याद दिलाता है कि वो यहाँ किसी लिस्ट के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ वक्त बिताने और माँ बाप का कर्ज चुकाने आया है। खाने के बाद अकीरा के दोस्त गांव घूमने निकल जाते हैं। उन्हें गांव का पुराना सुकून भरा माहौल बहुत अच्छा लगता है। उधर अकीरा अपनी माँ के कामों में हाथ बटाना चाहता है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और कहती है कि लंबे सफर के बाद उसे
उसे आराम करना चाहिए। अकीरा बैठकर उन्हें काम करते हुए देखता है। उसके दिल में आभार भी है और बेकार होने का एहसास भी। कुछ देर बाद उसके पिता उसे खेत में मदद के लिए बुलाते हैं। अकीरा उनके साथ काम करता है और बात शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता बस छोटे छोटे जवाब देते हैं। खामोशी अकीरा को बेचैन कर देती है। काम खत्म होने पर अकीरा को एहसास होता है कि वो अब भी नहीं जानता कि अपने माँ बाप का कर्ज कैसे उतारे। तभी वो देखता है कि उसके पिता के हाथ पर छोटा सा कट लगा है और खून निकल रहा है। अकीरा समझ जाता है कि उसके पिता की सेहत धीरे धीरे जवाब दे रही है। वो उनके साथ सब्जियां उठाकर गांव की तरफ लौटता है। रास्ते में वो कुछ लोगों को गांव की ओर आते देखता है। उनमें एक आदमी ऐसा है जिसे अकीरा पहचानता है। उसके पिता बताते हैं कि वो आदमी शहर से आया है, लेकिन अकीरा बेचैन हो जाता है क्योंकि वो लोग टनल की तरफ बढ़ रहे हैं। उस आदमी का नाम है के। वो पहले शहर में रहता था, बेरोजगार था क्योंकि बड़ी कंपनियों ने उसे नौकरी देने से मना कर दिया था। एक दिन सिगरेट खरीदते वक्त उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी किसी इंसान को खा रहा है। डर के मारे वो भागा, लेकिन पूरा शहर ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था। हैरानी की बात ये थी कि उसने डर नहीं बल्कि आजादी महसूस की। पहली बार वो सच में आजाद था, जो मन करे करने के। उसने और कुछ लोगों ने दुकानों को लूटा और एक ग्रुप बना लिया। साथ मिलकर उन्होंने भी मरने से पहले करने वाली 100 चीजों की लिस्ट बनाई। लेकिन अकीरा की लिस्ट से अलग उनकी लिस्ट लापरवाह, घटिया और खुद गर्ज ख्वाहिशों से भरी थी। अराजकता और कड़वाहट से जन्मी हुई इच्छाएं। कुछ दिन बाद अकीरा अपनी लिस्ट के तहत ड्रेडलॉक्स ट्राई करता है। साकुरा उसके बाल स्टाइल करती है। अकीरा हंसते हुए खुद को फार्मर ड्रेडलॉक कहने लगता है। फिर सब लोग एक साथ बैठते हैं जहां साकुरा बताती है कि वो पिछले 10 साल से एक सैलून में काम कर रही है। वहीं नागिसा और आयुमी भी मौजूद। नागिसा बताती है कि वो पहले टोक्यो में एक मेकअप आर्टिस्ट थी और आयुमी वहाँ एक टीचर हुआ करती थी। नागिसा अकीरा को दिखाती है कि उसने एक ज़ॉम्बी मूवी में मेकअप किया था जो अकीरा पहले देख चुका है। नागिसा हंसते हुए कहती है कि वो उस फिल्म के सीक्वल में भी काम करने वाली, लेकिन वो कैंसिल हो गया क्योंकि इस बार नकली ज़ॉम्बी असली ज़ॉम्बी बन गए थे। उसके बाद से नागिसा अंदर से पूरी तरह टूट गई। वो बताती है कि कैसे उस पर असली ज़ॉम्बियों ने हमला किया था। डरावनी यादें बताते बताते वो रोने लगे। तभी आयुमी उसे संभालती है और कहती है कि हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है जो उसे यहाँ तक लाकर छोड़ती है। आयुमी कहती है कि जब से वो यहाँ रह रही है वो हर दिन खुद को और ज्यादा शुक्रगुजार महसूस करती है। गांव वालों ने उसे बिना सवाल किए अपनाया, इसीलिए वो यहीं रहकर जिंदगी जीना चाहती है। नागिसा ये सुनकर थोड़ी शांत हो जाती है और उसका दिल हल्का हो जाता है। उधर शिजुका रसोई में चावल बना रही थी। तभी अचानक टॉमी अंदर आता है और हैरान हो जाता है कि शिजुका जैसी लड़की इतने ट्रेडिशनल तरीके से चावल बना सकती है। टॉमी बताता है कि आग पर चावल बनाना सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि इससे स्वाद और बढ़ जाता है। शिजुका को एक नई बात सीखने को मिलती है और वो सोचती है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में ये तरीका सबसे बढ़िया है। अचानक एक बूढ़ा आदमी पीछे से शिजुका को पकड़ लेता है और अजीब हरकत करने लगता है। टॉमी तुरंत उसे खींचकर दूर ले जाता है और शिजुका को समझाता है कि उसकी पत्नी की मौत के बाद से वो ऐसा हो गया है। तभी एक आदमी अंदर आता है और टॉमी से पट्टी मांगता है क्योंकि उसका हाथ कट गया था। शिजुका उसे बताती है कि जख्म का इलाज कैसे बेहतर और सही तरीके से करना है। ये देखकर टॉमी और वो आदमी दोनों हैरान हो जाते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि शिजुका को दवाइयों की समझ। हालांकि उसने ये सब सिर्फ किताबें पढ़कर सीखा है, फिर भी लोग उसे गांव की डॉक्टर मानने लगते हैं। उधर केंचो गांव घूमते घूमते एक गड्ढे तक पहुंचता है। एक बूढ़ा आदमी बताता है कि ये खेतों के लिए खाद बनाने में काम आता है। वो ये भी कहता है कि गांव की एक मान्यता है कि अगर कोई इसमें कूद जाए तो वो जवान हो जाता है। केंचो तुरंत मना कर देता है और पूछता है कि एक छोटी सी उदास लड़की कुत्ते के साथ क्यों बैठी है। बूढ़ा आदमी बताता है कि वो लड़की शहर से आई है, उसने अपने माँ बाप खो दिए, अब वो कुत्ता ही उसका सब कुछ है। केंचो उसके पास जाता है और उसे खुश करने के लिए जगलिंग दिखाने लगता है। लड़की पूछती है कि क्या केंचो के दिमाग में हुई चोट लगी है। केंचो हंसते हुए कहता है कि किसी भी लड़की से नमस्ते कहना तमीज की बात होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। फिर वो कहता है कि इटली में अगर कोई लड़की मुस्कुरा दे तो उसकी तारीफ करना शिष्टाचार माना जाता है। लड़की हंस पड़ती है क्योंकि उसे पता है कि केंचो इटली से नहीं है, लेकिन वो समझ जाती है कि केंचो बस उसे मुस्कुराना सिखाना चाहता था। केंचो अपना नाम बताता है। लड़की खुद को आंजू बताती है, लेकिन केंचो उसे एंजी बुलाएगा ताकि थोड़ा अपनापन लगे। उधर बिएट्रिक्स गांव की बिजली बनाने वाली वाटर व्हील्स देखने जाती है। वो जापानीज कल्चर से और भी ज्यादा प्रभावित हो जाती है और इस सिस्टम को कमाल का मानती है। एक बूढ़ी औरत उसे गांव की बाढ़ के बारे में बताती है कि ये ज़ॉम्बी, सुअर और भालुओं से सुरक्षा के लिए है। वो उसे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी दिखाती है और सख्त चेतावनी देती है कि उसे कभी हाथ न लगाए क्योंकि वो खतरनाक है। बाद में आयुमी, अकीरा और बाकी सबको गांव के लोगों के आपसी रिश्तों के बारे में समझाती है। वो कहती है कि भले ही ये गांव छोटा और सीमित है, लेकिन यहाँ लोगों के बीच जो अपनापन है वो उसे बहुत खुशी देता है। ऐसी खुशी जो शहर की जिंदगी कभी नहीं दे सकती। आयुमी की बातें अकीरा के दिल को छू जाती है और वो उन्हें अपने मन में बसा लेता है। दोपहर में जब अकीरा खेत में काम कर रहा होता है तभी केंचो वहाँ आकर उसका हौसला बढ़ाता है। तभी वहाँ से के गुजरता है और केंचो उसे आवाज देता है। जैसे ही के की नजर अकीरा पर पड़ती है वो तुरंत भाग जाता है। अकीरा उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन केंचो याद दिलाता है कि के कभी
तभी उनके कॉलेज की क्लास में था। फिर अचानक उसने कॉलेज आना बंद कर दिया था और पूरी दुनिया से अलग रहने लगा। अकीरा और केंचो को देखकर के अंदर पुरानी कड़वाहट फिर जाग जाती है। उसके दिमाग में अकीरा को फंसाने का एक खतरनाक आइडिया जन्म ले लेता है। शाम को अकीरा अपने पिता के साथ बैठकर शराब पीता है। वो सोच रहा होता है कि ये बात करने का अच्छा मौका है। वो देखता है कि उसके पिता पहले से ज्यादा बूढ़े और छोटे लग रहे हैं। अकीरा अपने पिता से कहता है कि उसे गांव की जिंदगी पसंद है और वो घर के काम में मदद करना चाहता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि एक आदमी को अपने सबसे बड़े सपने के पीछे जाना चाहिए। ये सुनकर अकीरा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो तो अपने माता पिता का कर्ज चुकाना चाहता है। तभी अकीरा पूछता है कि उनका सपना क्या था। उसके पिता कहते हैं कि जब अंतरिक्ष से देखा जाए तो धरती बहुत छोटी लगती है। वो कभी एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, लेकिन खुद को बहुत बेवकूफ और बहुत बूढ़ा मान बैठे। अकीरा हंस पड़ता है ये सोचकर कि उसके पिता मजाक कर रहे हैं, लेकिन तभी उसके पिता कहते हैं कि सच ये है कि ये ड्रेडलॉक्स उस पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दोनों पिता बेटे की तरह खूब हंसते हैं। आधी रात को एक लड़की चेन सॉ से सर्किट ब्रेकर काट देती है और शरारती मुस्कान के साथ वहां से चली जाती है। उसी वक्त के और उसके दोस्त ज़ॉम्बियों को टनल से आजाद कर देते हैं, क्योंकि के की बकेट लिस्ट में समाज को तबाह करना और जिनसे वो नफरत करता है उन्हें ज़ॉम्बी बनते देखना है। जब गांव वाले पीकर जश्न मना रहे होते हैं, बीएट्रिक्स घोड़ों की निगरानी कर रही होती है, केंचो अंजू के साथ खेल रहा होता है और अकीरा अपने पिता के साथ बैठा होता है। तभी अचानक ज़ॉम्बी गांव पर हमला कर देते हैं। शोर सुनते ही अकीरा खेतों की ओर दौड़ता है और देखता है कि गांव का एक हिस्सा जल रहा है। उसके पिता कहते हैं कि वो अकीरा की मां को बचाने जा रहे हैं और अकीरा से कहते हैं कि वो अपने दोस्तों को बचाए। शिजुका ज़ॉम्बियों को आते देखती है। शिकारी दल कुछ ज़ॉम्बियों को मार देता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और उन्हें पीछे हटना पड़ता है। के पागलों की तरह हंसता है, झुंड को कंट्रोल करता है और अपनी ट्विस्टेड बकेट लिस्ट के और आइटम पूरे करता है, जैसे असली बंदूक चलाना। शिजुका को यकीन नहीं होता कि पूरा गांव जल रहा है और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। केंचो अंजू को उठाकर भागता है। ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़े होते हैं। तभी बीएट्रिक्स आती है और अपनी कटाना से ज़ॉम्बियों को काटती हुई उन्हें बचा लेती है। केंचो, बीएट्रिक्स, अंजू, शिजुका और अकीरा फिर से एक जगह इकट्ठा होते हैं। शिजुका कहती है कि उन्हें गांव वालों को बचाना ही होगा। केंचो सुझाव देता है कि बाढ़ के पार भागते हैं, लेकिन वहाँ हाई वोल्टेज है। बीएट्रिक्स कहती है कि सिर्फ जानवरों को झटका देती है, लेकिन जब केंचो चेक करता है तो उसे जोर का करंट लगता है। बीएट्रिक्स समझ जाती है कि गांव वाले गलत थे, सर्किट ब्रेकर टूट चुका है, मतलब अब वो फंस चुके हैं। तभी के और उसके दोस्त डंप ट्रक में हंसते हुए पहुंचते हैं और पूरे हंगामे का मजा लेते हैं। के ऐलान करता है कि ये सब उसी ने किया है। वो कहता है कि ज़ॉम्बी बनने से पहले उसकी बकेट लिस्ट का आखिरी मकसद है अकीरा की हर खुशी को बर्बाद करना, क्योंकि उसे हमेशा अकीरा की खुशियां चुभती थी। शिजुका ये सुनकर सन्न रह जाती है, लेकिन अकीरा के से कहता है कि वो उसकी आजादी को समझता है, क्योंकि वो खुद भी अपनी मर्जी से जी रहा है। लेकिन अकीरा उसे याद दिलाता है कि अगर वो अपनी आजादी चाहता है तो उसे दूसरों की आजादी की इज्जत भी करनी होगी। के ये सुनकर चुप हो जाता है। अकीरा अपनी अधूरी बकेट लिस्ट दिखाता है और कहता है कि वो अभी हार नहीं मानेगा। के कहता है कि उसकी लिस्ट भी अभी पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि ज़ॉम्बीज के आने से पहले उन्हें अपनी अपनी लिस्ट पूरी करनी होगी। उधर बहस के बीच में अंजू अपने कुत्ते को ढूंढने निकलती है। बीएट्रिक्स सर्किट ब्रेकर ठीक करने जाती है, लेकिन के का एक दोस्त उसका पीछा करता है। इधर अकीरा शिजुका से कहता है कि उसे अपने माता पिता का कर्ज चुकाना है। शिजुका उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाती। शिजुका गांव वालों की मदद के लिए आगे बढ़ जाती है और अकीरा अंदर से उससे जुड़ाव महसूस करता है, भले ही वो अपनी भावनाएं जाहिर ना कर पाए। तभी केंचो को याद आता है कि अंजू गायब है। वो अकीरा से कहता है कि उसे अंजू को ढूंढना ही होगा। अकीरा और केंचो एक बार फिर अलग हो जाते हैं, ये वादा करते हुए कि बाद में फिर मिलेंगे। जैसे जैसे सब लोग अपनी अपनी बकेट लिस्ट के पीछे भागते हैं, के अपने दोस्तों को आदेश देता है कि जो मन करे वो करो, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अकीरा की उम्मीद तोड़ दो और उसकी प्यारी सी गांव की जिंदगी को पूरी तरह तबाह होते देखो। के खुद ज़ॉम्बीज की भीड़ को कंट्रोल करता है और उधर अकीरा उन ज़ॉम्बीज से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। उसका बस एक ही मकसद है, अपने माँ बाप को बचाना और उनका कर्ज चुकाना। अकीरा के माता पिता नागिसा और आउमी के साथ एक घर में फंसे हैं। अकीरा के पिता पहले से बीमार है और हालत इतनी खराब है कि वो बेहोश होने वाले हैं। उधर अंजू गांव में पागलों की तरह दौड़ रही होती है, बस अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए। आखिरकार उसे उसका कुत्ता मिल जाता है, जो एक मुर्गी के साथ अजीब हरकतें कर रहा होता है। अंजू कुछ समझ पाती उससे पहले ही केंचो आ जाता है और तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख देता है। धीमी आवाज में वो कहता है, आसपास ज़ॉम्बीज है, संभल के रहना पड़ेगा। अंजू फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि उसका कुत्ता ही उसकी जिंदगी में अब सब कुछ है। केंचो उसे उठाकर पास की छत पर चढ़ा देता है ताकि ज़ॉम्बीज वहां तक ना पहुंच पाए। तभी अचानक शिगिनोबु सामने आता है। वो केंचो को बताने लगता है कि उसकी जिंदगी कितनी बेकार रही है। नफरत और जलन में डूबा हुआ शिगिनोबु केंचो को ज़ॉम्बीज की भीड़ में धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन केंचो किसी तरह खुद को संभाल लेता है और पलट कर मुकाबला करता है। दूसरी तरफ बीएट्रिक्स पानी वाले हिस्से तक पहुंचती है। वो बिजली सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी टुको सामने आती है और उस पर हमला कर देती है। वो घमंड से बताती है कि उसने कभी फेंसिंग चैंपियनशिप जीती थी। टुको बीएट्रिक्स की कटाना तोड़ देती है, लेकिन बीएट्रिक्स तुरंत दूसरी तलवार निकाल लेती है और फिर दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर शिजुका शॉम और गांव के दूसरे बुजुर्गों को मनाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ भाग चले, लेकिन बुजुर्ग मना कर देते हैं। वो कहते हैं, हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तेज चल नहीं सकते, तुम हमें छोड़कर अपनी जान बचाओ। चारों तरफ ज़ॉम्बीज को घिरता देख शिजुका फैसला करती है कि वो ज़ॉम्बीज को दूसरी तरफ बहला कर ले जाएगी। जिंदगी में पहली बार वो बिना सोचे समझे कुछ करती है। बैरिकेड लगे घर के अंदर अकीरा के माता पिता अब भी फंसे हैं। ज़ॉम्बीज धीरे धीरे पास आ रहे हैं। तभी अचानक अकीरा घर में घुसता है और कई ज़ॉम्बीज को काट गिराता है। लड़ते लड़ते वो चिल्लाता है। वो सब कुछ कह देता है जो वो हमेशा से अपने माँ बाप के लिए करना चाहता था। अकीरा के पिता उसकी बातें सुनकर रो पड़ते हैं। जब अकीरा ज़ॉम्बीज से घिरने
लगता है तो उसके पिता उसे अंदर खींच लेते हैं। वो कहते हैं अगर सच में हमारा कर्ज चुकाना है तो पहले अपनी माँ का ख्याल रखना, और वो खुद बाहर जाकर कुर्बान होने को तैयार हो जाते हैं। शिगिनोबु के दिमाग में उसका अतीत घूमने लगता है। कभी उसकी शादीशुदा जिंदगी थी जो उसे घुटन जैसी लगती थी। पड़ोसी तरक्की कर रहा था और उसकी पत्नी हर बात पर उसकी तुलना करती थी। हर शाम वो बार और इंटरनेट कैफे भाग जाता था और अपनी हर नाकामी का इल्जाम पत्नी पर डाल देता था। दूसरी तरफ नाओकी, जो कभी एक महंगे रेस्टोरेंट में काम करता था, लेकिन उसकी आलस की आदतों ने सबको उससे नफरत करा दी। शिजुका किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचकर एक खेत में छिप जाती है, लेकिन तभी नया डिडी नाओकी सामने आ जाता है। उसकी बकेट लिस्ट में सिंगर बनना भी शामिल होता है। शिजुका डर के मारे भागती है, लेकिन नाओकी रुक जाता है और अपनी बदकिस्मती को फिर कोसने लगता है। उसी वक्त असली डिडी नाओ को होश आता है। उसे लगता है जैसे उसकी पत्नी की आत्मा उसे रास्ता दिखा रही है। बिएट्रिक्स और टूको की लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। टूको बिएट्रिक्स की काबिलियत से प्रभावित होती है, लेकिन फिर गुस्से में चेनसॉ निकाल लेती है। उसकी आवाज सुनकर और ज़ॉम्बीज पास आने लगते हैं। बिएट्रिक्स उसे बेवकूफ कहती है, लेकिन टूको गुस्से में कांपते हुए अपने दर्द भरे अतीत की कहानी चिल्लाने लगती है। जितना वो याद करती है उसके वार उतने ही बेरहम हो जाते हैं। उधर शिगिनोबु अब भी शिगिनोबु से जूझ रहा होता है। शिगिनोबु अपनी पत्नी को कोसता रहता है। केंचो उसे बीच में रोक देता है और साफ कह देता है, सच ये है कि गलती तेरी ही है। तू एक घटिया पति है जिसने कभी अपनी पत्नी की कदर नहीं की। ये सुनकर शिगिनोबु बौखला जाता है और केंचो को धक्का देता है, लेकिन केंचो उसे भी साथ खींच लेता है। ज़ॉम्बीज पास आ जाते हैं। शिगिनोबु घबरा जाता है। केंचो तुरंत गंदे गड्ढे में कूद जाता है और छुप जाता है। डर के मारे शिगिनोबु दौड़कर बिजली वाली बाड़ की तरफ जाता है और वहीं झुलस जाता है। ज़ॉम्बीज से घिरी हुई शिजुका अब मान लेती है कि शायद अब बचना मुश्किल है, लेकिन तभी इटिको सारे बूढ़े गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। वो चिल्लाकर कहता है, हम इससे भी ज्यादा मुश्किलें झेल चुके हैं, ज़ॉम्बीज हमें नहीं तोड़ सकते। शिजुका नाओकी का ध्यान भटकाने के लिए किस्मत बदलने की बातें करने लगती है। नाओकी और ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी इटिको सही वक्त पर पहुंच जाता है और नाओकी की बंदूक पर गोली मारकर उसे गिरा देता है। शिजुका राहत की सांस लेती है। नाओकी फिर से गुस्से में उस पर झपटता है, लेकिन इस बार गांव के बुजुर्ग आगे आ जाते हैं। शिजुका की हिम्मत की इज्जत करते हुए वो सब मिलकर नाओकी को जमीन पर गिरा देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। जमीन पर पड़ा हुआ नाओकी अब भी अपनी बदकिस्मती को ही दोष देता रहता है। शिजुका उससे कहती है, किस्मत तब बदलती है जब इंसान खुद बदलना सीखता है। फिर वो बुजुर्गों की तरफ मुड़ती है और शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, असली किस्मत वाली तो मैं हूँ जो आप जैसे लोग मेरे साथ हैं। उधर दो खलनायकों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। टुकू गुस्से में बिएट्रिक्स पर चिल्लाती है, टेढ़ी सोच रखने वाले लोग ज़ॉम्बीज के मुंह में जाने के ही लायक होते हैं। बिएट्रिक्स पलटकर कहती है, तेरी सोच ही तुझे डुबो रही है। जो जिंदगी तू जी रही है वो हर किसी की जिंदगी नहीं होती। टुकू सुनने से इनकार कर देती है, लेकिन बिएट्रिक्स उसकी इसी हैवानियत का फायदा उठाती है और ज़ॉम्बीज को पानी के पहिए की तरफ खींच ले जाती है। जैसे ही ज़ॉम्बीज वहां इकट्ठा होते हैं, बिएट्रिक्स ऊपर चढ़ जाती है और पहिए की घूमती ताकत का इस्तेमाल करके उसका सिस्टम जाम कर देती है। बिजली कट जाती है, भारी पहिया टूटकर नीचे गिरता है, पर टुकू किसी तरह बच जाती है और हैरान रह जाती है कि एक विदेशी औरत ने उसे मात दे दी। लेकिन बिएट्रिक्स पीछे नहीं मुड़ती। वो टुकू को वहीं छोड़ देती है और ज़ॉम्बीज उसे वहीं नोच नोच कर खा जाते हैं। उधर अकीरा के पिता बाहर जान की बाजी लगाकर ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं। अकीरा दरवाजा खोलकर मदद करना चाहता है, लेकिन उसके पिता चिल्लाते हैं, दरवाजा मत खोलना, खोला तो सब मारे जाएंगे। अकीरा बेबस होकर देखता रहता है कि कैसे उसका पिता अकेले ज़ॉम्बीज से जूझ रहे हैं। जब सिर्फ 3 ज़ॉम्बीज बचते हैं, तभी उसके पिता अचानक सीना पकड़ लेते हैं। उनका दिल जवाब दे देता है। वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब उनका वक्त आ गया है। वो मरने को तैयार है, बस अपने परिवार की हिफाजत करते हुए। उसी पल के डंप ट्रक लेकर आता है और ज़ॉम्बीज को कुचल देता है। अकीरा के पिता बच जाते हैं, लेकिन के की नीयत काली है। वो मुस्कुराता है और अकीरा से कहता है, मैं तुझे ज़ॉम्बी बनते हुए देखना चाहता हूँ। अकीरा के पिता को बंधक बनाकर के उसे एक नामुमकिन फैसले में फंसा देता है, या तो अपने पिता को बचाओ या सबको। के बचपन में उसके बहुत दोस्त थे। हर गर्मी में पूल पार्टी होती थी, हंसी मजाक दोस्ती सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, लोगों को एहसास हुआ कि वो अंदर से बहुत चुप रहने वाला है। धीरे धीरे दोस्त दूर होते गए और के अकेला रह गए। सालों तक उसने अकेले ही वक्त बिताया, स्कूल में भी, घर में भी। कॉलेज में जाकर उसने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की, दोस्त बनाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन लोगों की नजर में वो वही इंट्रोवर्ट ही रहा। एक दिन उसे इस बात पर बेहद गुस्सा आया कि वो खुद को बदल नहीं पा रहा। तभी उसने अकीरा को देखा, दोस्तों के साथ हंसता हुआ, बिना किसी कोशिश के खुश। जलन ने उसे अंदर से जला दिया। अकीरा को हमेशा लोगों से घिरा देखकर के का दिल टूटता चला गया और अब इसी जलन में वो अकीरा के पिता को बंधक बनाकर उस खुशी को मिटाना चाहता है जो उसे कभी नहीं मिली थी। अकीरा फंस चुका है, उसे समझ नहीं आता क्या करे। वो बाहर जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। कहते हैं, दरवाजा खोला तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अकीरा चिल्लाता है, मैं यूं बैठकर आपको मरते नहीं देख सकता। तभी उसके पिता शांति से कहते हैं, वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अकीरा हैरान रह जाता है। उसकी माँ बताती है कि उसके पिता काफी समय से बीमार है और डॉक्टर भी इलाज नहीं ढूंढ पाए। अकीरा टूट जाता है। वो कहता है, कोई तो रास्ता होगा, हम फिर से एक परिवार बनकर जी सकते हैं। उसके पिता हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, अगर सच में हमारा कर्ज चुकाना चाहता है तो इंसानियत की मदद कर। अगर तू एक दिन ऐसा कर पाया तो मैं मर कर भी तुझ पर गर्व करूंगा। अकीरा पर उन शब्दों का बोझ टूट पड़ता है। उसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, सबकी तकलीफें याद आने लगती हैं। उधर बाहर के
बेसब्र होकर इंतजार कर रहा होता है। जब अकीरा बाहर नहीं आता तो के और चिड़चिड़ा हो जाता है। वो जैसे ही अकीरा के पिता को ज़ॉम्बीज की तरफ फेंकने वाला होता है तभी सामने का दरवाजा टूटकर खुल जाता है। के और अकीरा के पिता दोनों सन्न रह जाते हैं। अकीरा सामने खड़ा होता है, वो अब एक ज़ॉम्बी है। सब हैरानी से चिल्लाते हैं, ये क्या कर दिया बेवकूफ। के जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। वो खुद को विजेता मान लेता है। अकीरा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब तू जिंदगी का मजा कभी नहीं ले पाएगा। लेकिन तभी अकीरा अचानक उस पर झपटता है और के को जमीन पर पटक देता है। के सन्न रह जाता है क्योंकि अकीरा को तो ज़ॉम्बी होना चाहिए था। फिर उसे एहसास होता है अकीरा इंसान बन चुका है। के पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। असल में अपने पिता को बचाने से पहले ही अकीरा ने एक प्लान बनाया था। वो खुद को ज़ॉम्बी की तरह दिखाने वाला था और इसमें उसकी मदद करती है नागिसा, जो एक प्रो मेकअप आर्टिस्ट है। नागिसा की कला से अकीरा का ज़ॉम्बी डिस्गाइज इतना असली लगता है कि कोई शक भी नहीं करता और इससे अकीरा के बकेट लिस्ट का एक आइटम भी पूरा हो जाता है। ज़ॉम्बी का भेस पहनकर अकीरा दरवाजा खोल देता है ताकि असली ज़ॉम्बीज अंदर आए। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं लड़कियां उनसे भिड़ जाती हैं और इसी अफरा तफरी में अकीरा अपने पिता को बचा लेता है। सब लोग अकीरा के पिता की हालत को लेकर परेशान है, लेकिन के अब भी अकीरा का मजाक उड़ाता है। वो कहता है तेरा प्लान फेल हो गया। लेकिन तभी के घुटने कांपने लगते हैं। अकीरा चुपचाप उससे पूछता है, तेरी असली बकेट लिस्ट क्या है? के कुछ पल चुप रहता है। उसके दिमाग में यादें घूमने लगती हैं। धूप वाला दिन, पब्लिक पूल, दोस्तों के साथ तैरना, हंसना, खिलखिलाना। आंखें भरते हुए वो सच बता देता है, मैं बस वो एक पल एक बार फिर जीना चाहता था। अकीरा उसे देखकर कहता है, इतनी बुराई करने से अच्छा था कि तू वो खुशी हमारे साथ बांट लेता। जब कभी के ने अकीरा को दोस्तों के साथ हंसते देखा था तब अकीरा ने उसे भी लंच पर बुलाया था, लेकिन शर्म के मारे के वहां से भाग गया था। सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे सिवाय अकीरा के। अकीरा ने कभी उसे जज नहीं किया। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी के को काट लेता है। गुस्से में के उस ज़ॉम्बी को कुचल देता है, लेकिन जहर फैल चुका था। वायरस उसके दिमाग में घुसने लगता है। के रोने लगता है। पूरी तरह बदलने से पहले अकीरा उसे गले लगा लेता है और कहता है, अगर तू ज़ॉम्बी भी बन गया तो भी मैं चाहता हूँ कि हम दोनों किसी पूल में दो होमीज की तरह तैरे। के शर्मा जाता है, उसकी आंखें भर आती है और वो भाग जाता है। अकीरा उसे रोक नहीं पाता। के जंगलों में दौड़ता है और पीछे ज़ॉम्बीज होते हैं। भागते भागते वो एक नदी के पास पहुंचता है। वहां उसे वही पब्लिक पूल दिखता है जो उसके बचपन की याद है। वो देखता है पूल में पहले से एक ज़ॉम्बी अकीरा तैर रहा है। उसे अकीरा के शब्द याद आते हैं। के पानी में उतर जाता है और वादा निभाता है। उधर अकीरा बाढ़ के पास पहुंचता है जहां सारे गांव वाले इकट्ठा है। वो केंचो की गंदी बदबूदार हालत देखकर चौंक जाता है। शिजुका उसे याद दिलाती है, ज़ॉम्बीज पीछा कर रहे थे। सब घबरा जाते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा कि इस फेंस को पार कैसे करे। तभी बियाट्रिक्स आती है, एक विशाल पानी के पहिए पर सवार। वो उसे रोक नहीं पाती और पूरा पहिया फेंस तोड़ता हुआ निकल जाता है। रास्ता खुल जाता है। अकीरा सबको लेकर सस्पेंशन ब्रिज की तरफ भागता है, लेकिन ब्रिज गायब है। सभी की उम्मीदें टूट जाती हैं। तभी मसारू सामने आता है और अकीरा की तरफ एक रिप्लेसमेंट ब्रिज फेंकता है। अकीरा और केंचो ब्रिज को पकड़कर थामते हैं और सब लोग एक एक करके पार करते हैं। जब ज़ॉम्बीज करीब आ जाते हैं अकीरा और केंचो साथ में छलांग लगाते हैं। शिजुका और बियाट्रिक्स को लगता है दोनों गिर गए, लेकिन अगले ही पल दोनों रस्सियों से लटके हुए दिखते हैं। वो दोनों खुद को ऊपर खींच लेते हैं। चढ़ते हुए अकीरा केंचो से कहता है कि बस दोस्त चाहता था। केंचो गुस्से में कहता है, फिर भी वो बेवकूफ था। अकीरा जवाब देता है, कोई भी ऐसा बन सकता है। मैं खुद भी कभी ऑफिस की खाली जिंदगी में खुद को खोने वाला था। सुरक्षित जमीन पर पहुंचकर अकीरा के पिता उसकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं, तूने पूरा गांव बचा लिया। अकीरा की बकेट लिस्ट का एक और सपना पूरा हो जाता है। कुछ दिनों बाद ज़ॉम्बीज से भरी सुरंग बंद कर दी जाती है। गांव फिर से बसने लगता है। मसारू की अगुवाई में निर्माण तेजी से चलता है। टॉमी शिजुका को धन्यवाद देता है कि उसने बुजुर्गों को फिर जीने की उम्मीद दी। केंचो और अंजू मिलकर फेंस ठीक करते हैं। केंचो महसूस करता है कि अंजू अब बदली बदली सी है। अंजू मुस्कुराकर कहती है, अब मैं ज़ॉम्बीज पर नहीं रोती क्योंकि किसी ने मुझे फिर से हंसना सिखा दिया। वो केंचो को नेक्स्ट केविन हार्ट कहकर धन्यवाद देती है। शाम को अकीरा अपने बीमार पिता की देखभाल कर रहा होता है। उसकी माँ बताती है, तेरे पिता हमेशा तेरी फिक्र करते थे, ज़ॉम्बीज की वजह से नहीं बल्कि उस दिन से जब तू टोक्यो गया था। अकीरा की आंखें भर आती है। वो वादा करता है कि अगर कुछ भी हुआ तो मैं माँ का ख्याल यहीं गाँव में रहकर रखूंगा। तभी अकीरा की माँ सच्चाई बताती है, असल में उसके पिता को कोई बड़ी बीमारी नहीं है, उन्हें बस बवासीर है। पूरा ग्रुप सन्न रह जाता है। इतनी बेवकूफ सी बीमारी सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और फिर अकीरा जोर से हंस पड़ता है। हंसते हंसते उसे अपने पिता की वो बात याद आती है, सपने हमेशा बड़े रखने चाहिए। अचानक अकीरा खड़ा होता है और पूरे जोश में ऐलान करता है, मैं ये गांव छोड़ रहा हूँ। मैं पूरे देश की यात्रा करूंगा, दुनिया को बचाऊंगा और अपने पिता की बवासीर का इलाज ढूंढूंगा। उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं, लेकिन अकीरा के पिता का चेहरा गर्व से चमक उठता है। अकीरा अपनी बकेट लिस्ट निकालता है और एक नया पॉइंट लिख देता है, डैड की बवासीर ठीक करनी है। फिर वो सबको बुलाता है, अब तुम लोग भी अपने अपने सपने पूरे करना। पूरा ग्रुप उसके पास जमा हो जाता है। सब हंसते हुए नई नई विशेष लिखने लगे। ये नजारा देखकर अकीरा के माता पिता के चेहरे पर एक सच्ची गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह अकीरा और उसके दोस्त गांव से जाने वाले होते हैं। शिजुका हिकू को याद दिलाती है, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। अंजू रोते हुए केंचो से कहती है, जल्दी वापस आना। और अकीरा की माँ उसके हाथ में पकी हुई समुद्री साग देती है और कहती है, रास्ते में भूखा मत रहना। जाने से पहले अकीरा के पिता उससे कहते हैं, तेरी माँ
का ख्याल मैं रखूंगा। ये सुनकर अकीरा मुस्कुरा देता है। रास्ते में अकीरा सुझाव देता है, उत्तर की तरफ चलते हैं, सुना है वहाँ कई सर्वाइवर्स हैं। बाकी लोग मजाक करते हैं, चलो अमेरिका चलते हैं, वहीं वैक्सीन बना देंगे। दिन बीतते जाते हैं, वो ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, पर इलाज ढूंढने की जल्दी नहीं करते। बीच बीच में घूमते हैं, हंसते हैं, सफर को जीते हैं और इस तरह अपनी अगली मंजिल के लिए अकीरा और उसके दोस्त होकाइडो की ओर निकल पड़ते हैं, जो सीजन 2 में होगा, जो अभी बना ही नहीं है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में लिखो ज़ॉम्बी और सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला सफर मिस ना हो।